अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम सुफाज यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको बताता हूँ आज हमने डिस्कस क्या करना। आज हमने डिस्कस करना आपकी पूरी 4 साल की सीएस की डिग्री 40 मिनट के अंदर एक्सप्लेन। और जो एजेंडा है वो ये है कि आप उस 4 साल के अंदर एक बेटर प्रोग्रामर कैसे बन सकते हो। सही है, ऐसा प्रोग्रामर जो पैसे कमा सके, क्योंकि हर प्रोग्रामर का आज का एंड गोल यही है कि वो पैसे कमा सके। लेकिन हम उससे थोड़ा सा निकल के बाहर भी बात करेंगे कि पैसे कमाने से ज़्यादा और चीज़ें क्या ज़रूरी हो सकती हैं। मैं आपको बताऊंगा गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन की जो कंपनीज हैं वो कैसे लोगों को ढूंढती हैं, उनको कैसे प्रोग्रामर चाहिए और आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे अगर आपने उनकी नज़र में आना है। सही है, तो एक तो ये हो गया। और उसके बाद मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, मतलब जो टॉप 500 मल्टीनेशनल जायंट्स हैं, जिस तरह जेपी मॉर्गन चेस, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, मतलब इन सब के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा अलग से। मतलब सीएस की डिग्री ऐसी है कि इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो, इसमें इतनी पावर है। तो आज बस आपको मैंने पावर थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है कि आपकी जो ये 4 साल की डिग्री है 40 मिनट में आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे गुजारनी है। अगर आपने गुजार ली भी आदि तो कोई से कोई बात नहीं, जो गुजरा उसको भूल जाओ। जो मैं आज बताऊंगा उस पर फोकस करना और कोशिश करना है कि उस पर आप चल के ना, क्योंकि अगर आप उस पर चलोगे ना एक ऐसा वक्त आएगा कि आप भी वर्ल्ड के टॉप 10 डेवलपर्स में आओगे। क्योंकि मैं तो आपको दिखाऊंगा दुनिया के जो टॉप 2-3 डेवलपर्स हैं पूरी दुनिया में, जो प्रोग्रामर माने जाते हैं, इनको पूरी दुनिया मानती है प्रोग्रामर, वो कौन और वो क्या करते हैं। सही है, तो आई थिंक अतीक एक बार वेलकम करें तो फिर मैं शुरू करता हूँ। एम आई ऑडिबल साथ आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम अतीक फ्रॉम डीएचएस यूनिवर्सिटी। और आज हमारे इस ऑनलाइन वेबिनार का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ चीता इन कंप्यूटर साइंस। वी हैव साथ फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और वो आज आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे उन्होंने पहले ही बता दिया, कि 40 मिनट के अंदर कंप्यूटर साइंस की डिग्री। और स्टार्ट करते हैं साथ। खास लोग आ गए। हाँ बस तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताना था, ये मैंने ना आपकी एक डिग्री का सबसे कंपाइलेशन बनाया था। ये मैंने पिछली सेशन था आज से 7 दिन पहले। तो उस टॉक में मैंने ये पूरी डिग्री एक्सप्लेन की थी। वो मेरा अपना सेशन था, उसका था कि हाउ टू बिकम कंप्यूटर साइंस मास्टर इन 4 years, के हाउ टू स्पेंड योर 4 years इन यूनिवर्सिटी। तब मैंने बच्चों को बताया था कि पहले सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक आप जो जो पढ़ते हो ना, और जो उसके रिसोर्सेज है, ये सारे ये डॉक्यूमेंट का आपको लिंक भी मिल जाएगा लास्ट में। तो मैं इसको आपको बस ओवरव्यू एक्सप्लेन करूंगा। उनका ये जो सेशन है वो सेशन था 1.5 से 2 घंटे का। ये जो है ये सिर्फ 40 मिनट्स का। तो मैंने आपको 40 मिनट्स में सब कुछ ना एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है आपके साथ, क्या आपको बताया जाता है और दुनिया की रियलिटी उससे कितनी डिफरेंट है। सही है ना। तो जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपको पहले कोर्स में पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जिसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और C++ का चेहरा दिखाया जाता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही होता है। तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपने अगले सेमेस्टर में पढ़नी है C++, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपको नहीं पता होता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, आपको नहीं पता कि इंट क्या है, आपको नहीं पता फ्लोट क्या है, आपको कुछ नहीं पता होता। आप जा रहे हो मेडिकल बैकग्राउंड से, आप जा रहे हो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आपने पहले कभी कंप्यूटर नहीं पढ़ी होती और आपको ये कहा जाता है कि आपने प्रोग्रामिंग सीखनी है। तो जनरली ये होता है ना यूनिवर्सिटीज में कि आपको एक्सेल, पावर पॉइंट सिखा कर वो आपको जाहिर ये करेंगे कि आपने पता नहीं क्या सीख लिया है। तो अब आपने आगे जाके ना प्रोग्रामिंग सीखनी है और आप कहते हो सच मैं तो प्रोग्रामर बन जाऊंगा। तो इस तरह यानी कि स्टार्ट हमारी डिग्री इस तरह होती हैं सबकी। सही है, तो फिर आप अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हो। सही है, अप्लाइड फिजिक्स को बताया जाता है कि फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कंप्यूटर साइंस में कैसे अप्लाई होते हैं। लेकिन इस चीज़ को रखा जाता है कंप्यूटर साइंस से बाहर। इसमें आपको बताएंगे फोर्स क्या है, इसमें होता है मोमेंटम क्या है, न्यूटन्स के लॉज क्या हैं। इसमें कभी आपको वो बातें नहीं बताएंगे जो आपको कंप्यूटर साइंस में चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने अभी तक अप्लाइड फिजिक्स नहीं पढ़ी ना, तो आपने क्या करना है। अगर पढ़ लिए तो क्या करना है, अगर पढ़ लिए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ा है उसके ऊपर इत्तेफाक करो, जो हो गया वो गुजर गया, उसको अब छोड़ दो, क्योंकि वो वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर आपने अभी तक अप्लाइड फिजिक्स नहीं पढ़ी ना, तो आपने अप्लाइड फिजिक्स में जो पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। आपने अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ना है ग्रेविटी। आपने अब ग्रेविटी को पढ़ना है, आपने ग्रेविटी की इक्वेशंस को पढ़ना है, आपने पढ़ना है नावियर स्टोक्स इक्वेशंस को कि कैसे पानी सिमुलेट कैसे होता है। जितनी भी दुनिया में सिमुलेशंस बनती हैं, आप जितने सिमुलेटर इस्तेमाल करते हो, यहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट का अपना सिमुलेटर है, गूगल के अपने सिमुलेटर, हर कंपनी का अपना सिमुलेशन सिस्टम होता है जिसमें वो कंप्यूटर साइंस के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को टेस्ट करते हैं। और सारे के सारे जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाइड फिजिक्स के ऊपर होते हैं। अब आप यूनिटी का, आपने गेम डेवलपमेंट देखी होगी, गेम में जो आप पानी देखते हो, जो गेम में हवा देखते हो, जो हवा चल रही होती है, और जो भी आप गेम के अंदर मोशन और मूवमेंट्स देखते हो वो सारी इन्वर्स और फॉरवर्ड किनेमैटिक से बनाई जाती हैं। अब वो गेम इंजन ने ना सब कुछ अपने अंदर ये पहले से लिखा हुआ होता है। आप सिर्फ करेक्टर लेके आते हो गेम में और उसके अंदर पहले सारी एनिमेशन लगी होती हैं। तो वो आपके लिए सिंपल है, यानी कि उन्होंने पहले सब कुछ बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप उस कैरेक्टर के का कोड जाके पढ़ो ना, अगर आप यूनिटी का स्टैंडर्ड एसेट्स डाउनलोड करो, यूनिटी आपको स्टैंडर्ड एसेट देता है।
और उसका जो कैरेक्टर कंट्रोलर है ना, उसकी जाके सी शार्प की स्क्रिप्ट पढ़ना, तो आपको वहाँ पर देखना मिलेगी उसकी ग्रेविटी की इक्वेशन, जो उन्होंने खुद ग्रेविटी की वैल्यू दी होती है 9.8, ताकि वो ज़मीन के साथ स्टेबल रहे। तो यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाइड फिजिक्स इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप उन चीज़ों को सीखोगे। अगर आपने आगे सिमुलेशंस बनानी है या खुद का सिमुलेटर्स बनाने हैं या यूनिट, मैंने अपना खुद का गेम इंजन बनाना है, मैं आजकल उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। मैं अपना खुद का एक गेम इंजन बना रहा हूँ C++ के अंदर। तो ये मेरा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, सेमेस्टर 2 का। मैं खुद सेमेस्टर 2 में हूँ ना, तो हमारा C++ का सेमेस्टर प्रोजेक्ट का मैं छोटा सा ना एक थ्रू 2D फिजिक्स रेंडरिंग इंजन बना, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को रेंडर कर सकें और उसकी शेप्स को चेंज कर सकें ताकि हम स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए मटेरियल बना सकें। तो पूरे का पूरा आप सर्च इंजन कह रहा हूँ, गेम इंजन बना सकते हो C++ के अंदर अगर आपको अप्लाइड फिजिक्स आती है। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि आपने अप्लाइड फिजिक्स को इस तरह पढ़ना था। अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लो, समझ आ जाएगी। लेकिन अगर पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं पढ़ा तो एक बार दोबारा जो आपने इस तरह पढ़ना है कि आपको ये इक्वेशन सारी की सारी ना आनी चाहिए। तो ये आपका अप्लाइड फिजिक्स आता है। फिर आप पढ़ते हो कैलकुलस। अगर आपने आगे जाके जिंदगी में कभी भी मशीन लर्निंग या एआई करनी है, या आपने सोचा था कि मैंने आगे जाके मशीन लर्निंग में जाना है, तो आपने कैलकुलस को बड़े गौर से पढ़ना है। मशीन लर्निंग जो है मोस्टली सारा मैथ है, और अगर आपने उसके डेप्थ में जाकर रिसर्च के अंदर पढ़ना है तो वो सारा सारा कैलकुलस और डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल्स है। तो आपको कैलकुलस पे खास तौर पे फोकस करना पड़ेगा। आपको खास तौर पे जो इसका आपने चेन रूल पढ़ते हो आप कैलकुलस के अंदर, आप सबने पढ़ा होगा चेन रूल डिफरेंशिएशन में। तो जितनी भी आपकी डीप लर्निंग है ना, वो सारी सारी चेन रूल से इंस्पायर्ड है। तो उसमें जो मोस्टली काम होता है वो सारा चेन रूल से होता है। हम जब भी लेयर्स में बैक प्रोपेगेट करते हैं हम चेन रूल से करते हैं। उसके बाद आप आते हो पहले सेमेस्टर में, आपको बताया दूसरे में, उसमें आपको C++ पढ़ाई जाती है और आपको कहा जाता है कि यही सब कुछ है, मतलब यही जो है ना आपकी डिग्री का सब। मेरे के C++ की पूरी दुनिया आपको ये बताया जाता है। तो अब आपको C++ में यूनिवर्सिटी क्या कहती है, बेटा बनाओ एक एम्प्लॉय नेम एज और आईडी का प्रोग्राम जो employee.txt में राइट करे, employee.txt से रीड करे और कंसोल में शो करा जाए। आपने ये काम नहीं करना, मैं आपके क्या हाथ जोड़ता हूँ अगर आप डिग्री कर रहे हो उस वक्त। और अगर आप C++ पढ़ रहे हो तो कभी भी ये पंगे ना लेना कंसोल वाले। अल्लाह के वास्ते कंसोल से बाहर निकल कुछ बनाना। हमारी पूरी की पूरी जिंदगी कंसोल में गुजर जाती है। हम ग्रेजुएट हो जाते हैं और हम तब भी कंसोल में प्रिंटिंग करके लोगों को दिखा रहे होते हैं कि ये देखो ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं कंसोल में चीज़ें प्रिंट कर रहा हूँ। तो अल्लाह के वास्ते C++ बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है। C++ के यूट्यूब पे वीडियोस देखो एडवांस C++ के, इसमें सर्वर्स भी बनते हैं। मैंने आपको नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैंने जो अपना प्रोजेक्ट बनाया था ना C++ सीखने में, मैंने खुद की एक FPS गेम बनाई थी, फर्स्ट पर्सन शूटर गेम अनरियल इंजन के अंदर। आप सबको पता है अनरियल इंजन का, जिसमें PUBG बनी है, जिसमें काफ़ी, जिसमें आपका ये रेनबो सिक्स सीज बनी है, यानी कि काफ़ी सारी गेम्स अनरियल इंजन में बनी। तो मैंने ये बेसिकली गेम बनाता है C++ से। यूनिटी जो है ना वो गेम बनाता है C# के साथ, सही है ना। तो जो C++ आपको यूनिवर्सिटी में सिखाई जाएगी वो सिखाई जाएगी फंक्शंस तक, क्लासेस तक। लेकिन जो ये गेम प्रोग्रामिंग होती है इसमें आपको आनी चाहिए GPU की प्रोग्रामिंग, आपको आनी चाहिए जिसे आप कहते हो ना, आप सबने सुना होगा डायरेक्ट एक्स का नाम, गेम डेवलपमेंट जो गेम को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है हम डायरेक्ट एक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट एक्स को प्रोग्राम करने के लिए विंडोज़ ने बनाया हुआ है डायरेक्ट 3D नाम का सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज़ इस्तेमाल करती है। तो C++ से आप डायरेक्ट 3D की प्रोग्रामिंग सीखो, ओपन GL की प्रोग्रामिंग सीखो, वेब GL की प्रोग्रामिंग सीखो, गेम बनाओ। लेकिन आपको अल्लाह का वास्ता है GUI बनाना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कभी भी ये एम्प्लॉय नेम एज आईडी इस तरह की कुछ अगर आप वो कहते भी है ना, तो उन्हें कहना कि सर ठीक है, ये आप बताऊंगा तो ये आप 10 मिनट में बना सकते हो, ये आपको इंटरनेट में बने बनाए मिल जाएंगे जो कि फाइल में राइट करे और फाइल को दोबारा रीड करे, सही है ना। तो ये आप इंटरनेट उठा के सर को सबमिट कर दें। लेकिन खुद जो आपने बनाना है, आपको देखो हमारा टॉप जो एजेंडा है आज का, उसमें सबसे पहली चीज लिखी हुई हाउ टू बिकम अ बेटर प्रोग्रामर। और अगर आप ये चीज बना के माइक्रोसॉफ्ट में दिखाओगे ना कि मेरा सेमेस्टर प्रोजेक्ट ये था, अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हो कि आप थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ के बाद माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको कहते हैं कि अपने जो आपने C++ में प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं ना वो शो कराओ। माइक्रोसॉफ्ट से पूछता है क्योंकि तब आपने यही मेन पढ़ी होती है उस वक्त तक। तो अगर आप उनको दिखाओगे ना कि मैंने ये एम्प्लॉई का एक क्लास बनाई, उसके मैंने कंस्ट्रक्टर में 4 वैल्यू पास की, यानी कि 4 प्रॉपर्टीज रखी, उसको मैंने गेटर सेटर से गेट किया, सही है। उसके बाद मैंने उनको employee.txt में राइट कर दिया, फिर वहां से मैंने दोबारा रीड करके शो करा दिया, तो वो कहेंगे भाई जाओ मैं माफ करो, हम पे एहसान करो, सही है ना। तो जब आप ये बोलोगे ना कि मैंने FPS गेम बनाई, मैंने TCP/IP सॉकेट का सर्वर बनाया C++ के अंदर, तो वो देखेंगे वाकई इस बंदे में कोई ना कोई पोटेंशियल है। क्योंकि आपको मैंने बताया ये TCP/IP सॉकेट सर्वर आप जितने भी देखते हो ना, आपका वर्ल्ड वाइड वेब सारा का सारा C++ में बैकएंड लिखा हुआ है इसका। टिम बर्नर्स-ली के बारे में जाकर पढ़ना जिसने इंटरनेट बनाया था, तो उसका जरा पढ़ना ब्लॉग को क्या कहता है कि C++ कितनी जरूरी है आपके वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने के लिए उस दौर में। आज बेशक हालात बदल चुके हैं, C++ का वो दौर नहीं रहा पहले वाला जो पहले होता था। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो पहला प्रोजेक्ट है ना यूनिवर्सिटी का, आपकी डिग्री का, उसको अच्छा बनाना, उसको कोई गेम बना लो,
मैं तो मतलब जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मैं तो वो पूरा का पूरा बना रहा हूँ गेम इंजन, तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, उसमें फिर फिजिक्स, रेंडरिंग, सही है, ग्राफिक्स और मैशेज और पता नहीं क्या क्या आ जाता है, शेडर्स और वो। तो आप कोशिश करो कि आप सॉकेट सर्वर बना लो, कोई गेम बना लो अनरियल इंजन के अंदर। इसकी काफ़ी सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। SFML एक लाइब्रेरी है जो कि ग्राफिक्स की लाइब्रेरी है C++ के अंदर, उससे कोई गेम बना लो, या वेब GL या ओपन GL से कुछ बना लो, वेब बेस बना लो, कुछ भी बना लो, सही है। उसके बाद आप पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने आगे जाकर मशीन लर्निंग या AI में जाना है। इसके बगैर आप जो है ना प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स के बगैर कभी डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप कभी मशीन लर्निंग AI में काम नहीं कर सकते, वो सारी है ही स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो इस कोर्स का प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, पाइथन की लाइब्रेरी बना लो, पी स्टैट्स के नाम से एग्जांपल लिया है मैंने, जो आपके बेसिक स्टैट्स के फंक्शन को इंप्लीमेंट करे, मीन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और सब कुछ, सही है ना। तो उसको इंप्लीमेंट करे, कोई भी आपकी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करे, एक फंक्शन को कॉल करे, उसको उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, मतलब इस तरह की वो चीज़ बनाओ। ये वो चीज़ें जो आपको माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन तक लेके जाएंगे, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको ऊपर लेके जाएंगे। याद रखना, ये आपको सारा कुछ मैं बताया सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल वगैरह के लिए रहा हूँ। अगर आपने उनमें काम करना है तो आपको ये करना जरूरी है। उसके बाद कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लो स्टैट्स के साथ, कोई भी एग्जांपल उठाओ, फिनटेक की कंपनीज की, है कोई भी एग्जांपल उठा लो किसी भी जगह की ना, मीन्स के रियल वर्ल्ड में देखो, फिनटेक में प्रॉब्लम पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की प्रोडिक्शन में मसला है, पाकिस्तान के बैंक जो ट्रेडिंग करते हैं उसको कोई बॉट बना दो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के थ्रू, सही है। और सबसे जो बेस्ट वे है अपनी स्किल दिखाने का स्टैट्स में, प्रोबेबिलिटी में, वो है अपना खुद का एल्गोरिथम बनाना, जो कि एक बंदे के बस की बात नहीं, मैं मानता हूँ पूरी टीम का काम होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हो, अगर आपका 4-5 टैलेंटेड लोग हैं आपके साथ जो काम कर रहे हैं, उनको इकट्ठे जोड़ के कोशिश करो खुद का कोई अपना एक एल्गोरिथम बनाओ, छोटा सा या बड़ा सा, जो कि स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी को कंबाइन करके कोई एक नई चीज़ बनाए। उसके बाद पढ़ते हो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, DLD, जिसमें कोशिश करो आप की लॉगर्स बनाओ, हार्डवेयर में की लॉगर्स बन जाते हैं, वाईफाई डी ऑथर्स बनाओ, सिग्नल जैमर्स बनाओ, इस तरह की चीज़ें बनाओ जो आपको रियल वर्ल्ड स्किल भी दें कि अच्छा असल में सिग्नल जैमर काम कैसे करते हैं, वाईफाई डी ऑथर कैसे काम करते हैं, वाईफाई डिसेबल कैसे होता है, वाईफाई के एक्सेस पॉइंट्स कैसे एस्टेब्लिश होते हैं और कैसे एक्सेस पॉइंट्स के जरिए वाईफाई कनेक्ट होता है। जब आप इस तरह की चीज़ें बनाओगे ना, तब आपको ये चीज़ पता लगेगी कि कैसे रियल वर्ल्ड में हार्डवेयर काम करता है और हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड में कैसे होती है। तो ये DLD आपको सिखाएगा। उसके बाद आप पढ़ते हो लीनियर अलजेब्रा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने आगे जाकर मशीन लर्निंग और AI करनी है, इसके बगैर आप ये कर नहीं सकते चाहे जो मर्जी हो जाए, सही है। तो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स को इंप्लीमेंट करना सीखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। कोऑर्डिनेट की ट्रांसफॉर्मेशन सीखो, ये मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिखना था, मतलब कि आपने पढ़ा होगा लीनियर इंडिपेंडेंस, तो आपने पढ़ा होगा रोटेशन मैट्रिक्स, रोटेशन वेक्टर्स, तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखो, ये रोबोटिक्स में बहुत जरूरी है। अगर आगे रोबोटिक्स में जाना तो आपको कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, इससे बगैर आप रोबोटिक्स नहीं पढ़ सकते। उसके बाद आप पढ़ते हो ऊप, जो आपको या तो पढ़ाएंगे जावा में, या अगर बहुत ही एडवांस यूनिवर्सिटी तो C# में पढ़ाएंगे, या वरना नॉर्मल जिस तरह मेरी यूनिवर्सिटी तो C++ में पढ़ाते हैं। तो कोशिश करना ऊप में ना मल्टी थ्रेडिंग में कुछ चीज़ों ना, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप सबसे मेरा सवाल है, अगर आप लास्ट सेमेस्टर के पहले सेमेस्टर के हो, मैं आपको कहता हूँ आपके पास एक ऐप है जो मैंने 4 ऐप इंजन के ऊपर चलानी है, मतलब एक वेब ऐप है जिसको मैंने 4 ऐप इंजन के ऊपर चलाना ताकि मैं ट्रैफिक को मैनेज कर सकूँ, मैंने हर ऐप इंजन के ऊपर एक लोड बैलेंसर लगाना है। मुझे बताओ आप एक वेब ऐप का कोड ऐसे कैसे लिखोगे कि वो 4 ऐप इंजन पे कंकरेंसी के साथ चल सके? किसी के पास है जवाब? तो मुझे ना चैट में लिख के बताओ। मैंने एक ऐप 4 ऐप इंजन के ऊपर चलानी है कंकरेंट में, ताकि ट्रैफिक डाउन ना हो, लोड बैलेंसर लगा कर रखने हैं। तो आपके पास क्या तरीका है जिससे आप इस चीज़ को बना, यानी कि ऐसा कैसा मतलब कौन से पैराडाइम में कोड लिखना पड़ेगा आपको ताकि आप ये काम कर सको? हाँ, तो आपको इसके लिए करनी पड़ेगी मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? एक कोड को मल्टीपल मशीन्स पे रन करने के काबिल बनाना, से हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। इसके लिए आपको ऊप के प्रिंसिपल पढ़ाए जाते हैं ताकि आप मल्टी थ्रेडिंग कोड में इंप्लीमेंट कर सको। उसके बाद सीखो GPU की प्रोग्रामिंग करना। अगर आपके पास NVIDIA का GPU है तो कूडा इंस्टॉल करो, जिसे कहते हैं कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, कूडा, वो इंस्टॉल करो, उसकी प्रोग्रामिंग करना सीखो, GPU पर अपना कोड चलाना सीखो। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करोगे ना, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, मतलब कि जिस तरह अमेजोन है, तो उन लोगों को क्या चाहिए होता है, उनको मतलब प्री मेच्योर रिक्वेस्ट का उनको रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जो कि अभी सर्वर तक पहुंची भी नहीं होती। मतलब वो लोग, क्योंकि आपको पता है अमेजोन पे एक दिन में इतना ट्रैफिक आता है अमेजोन की वेबसाइट पे कि वो लोग उस चीज़ को हैंडल करते हैं, ये उनकी बड़ी हिम्मत वाला काम है। तो अगर आपको GPU प्रोग्रामिंग आती है ना, तो आप किसी भी डिवाइस को लेके उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, सही है। आप उसका रन टाइम कम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो पाइथन का कोड रन हो रहा है 1 मिनट में, अगर आप उसको GPU के थ्रू प्रोग्राम करो और उसके ऊपर आप रख दो साइथन की लाइब्रेरी, जो कि पाइथन और C का आपस में रैपर है ना, तो वो कोड जो 1 मिनट में रन हो रहा है वो 4 से 5 सेकंड में रन हो सकता है। इस तरह आप कोड को फास्ट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर की स्पीड तेज कर सकते हो। GPU प्रोग्रामिंग सीखो, ये C# में भी होती है, C++ में भी होती है।
तो ये ना सी प्लस प्लस दुनिया में हर जगह अप्लाई होती है, अगर आपने एक बार अच्छी तरह सीख लिया आपको आ जाएगी। जीयूआई ऐप्स बनाना सीखो, जिस तरह आपने देखा होगा गोरमे पे जाते हो, आपके एक्स एंड बेक्स पे जाते हो, तो हर जगह आपने देखा होगा उनके काउंटर्स लगे होते हैं जहाँ पे उनके पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे वो आपका सारा बिल बना के देते हैं। 95% केसेज में वो जावा में या विजुअल बेसिक में बने होते हैं। तो अगर आपको जावा या विजुअल बेसिक अच्छी तरह आती है, आप उस तरह का एक अच्छा प्रोजेक्ट बना लोगे तो आप अपने लोकल कंपनीज को या लोकल स्टोर्स को जाकर सेल कर सकते हो। एक मंथली इनकम का वो अच्छा तरीका है, उनको 10,000 में सेल कर लो, 20,000 में सेल कर लो। अगर आपने 10 स्टोर भी बेच दिया, आपके पास 2 लाख रुपए आ जाएगा, जो कि एक महीने में काफी होता है। फिर एक्सपैंड करते रहो, जब ज्यादा पैसे आ जाते तो कंपनी बना लो इस चीज की। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मतलब जीजो एप्लीकेशन का इतना आजकल रुझान है कि जिन लोगों के पास नहीं थी, जो स्टोर बहुत पुराने थे, आज वो भी काउंटर सिस्टम लेके आ रहे हैं, उनका सारा सारा मैनेजमेंट हो रही है, यानी कि हर चीज डेटाबेस के ऊपर शिफ्ट हो रही है। सही है। उसके बाद पढ़ते हो डिस्क्रीट मैथ, जिसमें आपको लॉजिक्स पढ़ाई जाती हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक। ये वो वक्त होता है आपकी डिग्री का जब आपको आना चाहिए दुनिया के सामने। मतलब ये सेमेस्टर पढ़ने के बाद जो 4th सेमेस्टर में आपको डिस्क्रीट लॉजिक पढ़ाई जाती है, ये पढ़ने के बाद आपका टाइम आ चुका है कि अपने दुनिया के सामने आना है। आपने दुनिया को आकर दिखाना है कि आप कितने बड़े प्रोग्रामर हो। ये वो वक्त होता है आप दुनिया को बताते हो कि मैं प्रोग्रामर हूँ। और वो कैसे बताते हो? उस फील्ड का नाम है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विल एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग दुनिया की वो चीज़ है जो आपको दुनिया में मनवाएगी। कोई भी चीज़ आप बना लो, आपको दुनिया में मनवा नहीं सकती प्रोग्रामर जो आप जितना आपको कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग दुनिया में प्रोग्राम मनवाती है कि आप इतने बड़े प्रोग्रामर हो। दुनिया के बड़े बड़े प्रोग्रामर्स हैं जो कंपैरेटिव प्रोग्रामर्स हैं, दुनिया के टॉप प्रोग्रामर्स हैं, सारे कंपैरेटिव प्रोग्रामर्स हैं। इसके लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है वो सी प्लस प्लस है, उससे कम पॉपुलर जावा, उससे कम जावास्क्रिप्ट और पाइथन तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं ना होती। उनका पाइथन का रन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में इतना रन टाइम नहीं होता कि आप पाइथन से कोड लिख सको। सही है। तो मोस्टली होता है सी प्लस प्लस में। इसके फायदे क्या हैं? आपको वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलेगी, टूर्स मिलेंगे वर्ल्ड वाइड। कभी आपको शिकागो बुलाया जाएगा, कभी आपको सियाटल बुलाया जाएगा, कभी आपको जर्मनी बुलाया जाएगा, कभी आपको कहीं कहीं, और सारे के सारे टोटली फुली पेड होते हैं। आपके जाने का, आपके आने का, आपके रहने का, आपके खाने का, सब कुछ जो खर्चा है ना, वो जो कंपनी आपको बुलाएगी वो बर्दाश्त करेगी। सही है। और ये काम करने के बाद आप आ जाते हो किसकी नज़रों में? फेसबुक की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की और अमेजोन की। अब मैं आपको बताता हूँ उस बंदे की कहानी जिसका मैंने आपको अभी बताया था, जिसका मैं भी आपको बता रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्रामर इस वक्त, उसका नाम है गेनेडिक कोरटकेविच। सही है। तो ये बंदा है गेनेडिक कोरटकेविच, ये बेलारूसियन प्रोग्रामर है और इस वक्त वर्ल्ड के टॉप 10 प्रोग्रामर्स में ये वर्ल्ड के टॉप नंबर मतलब फर्स्ट नंबर पे है। और अगर मैं आपको इसका रिकॉर्ड दिखाऊं, हाउ डिड गेनेडिक कोरटकेविच बिकम बेटर देन अदर प्रोग्रामर्स, मतलब ये बंदा दुनिया में हर जगह टॉप पे है। इसने गूगल की ऑफर रिजेक्ट किया है, इसने फेसबुक की ऑफर रिजेक्ट किया है, इसको नेटफ्लिक्स ने ऑफर किया, इसने वो रिजेक्ट किया है। ये वो बंदा है जो कंपनियों को रिजेक्ट करता है, कंपनियां इसको ऑफर करती है, इनको रिजेक्ट कर देता है, कभी मैंने आपके लिए काम नहीं करना। ये इसे कहते हैं लेवल। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग का लेवल क्या होता है, कि प्रोग्रामर किस तरह की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। गूगल का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है गूगल कोड जैम के नाम से। सही है ना, जो एनुअली होता है और वर्ल्ड वाइड लोगों को बुलाया जाता है, और जो फाइनलिस्ट होते हैं वो हर साल गूगल का हेडक्वार्टर विजिट करते हैं गूगल के खर्चे। भाई मैं आपको पहले बार बता चुका हूँ कि ये फील्ड आपको दुनिया घुमाएगी पूरी की पूरी अगर आप कंपैरेटिव प्रोग्रामर बन जाते हो। ये जो गेनेडिक कोरटकेविच है दुनिया का सबसे बड़ा कंपैरेटिव प्रोग्रामर है, मतलब टॉप है। तो अगर आप देखो ना, तो ये फर्स्ट प्लेस जो मिल रही है गूगल के कोड जैम में, वो कब से इसको मिल रही है? ये देखो फर्स्ट प्लेस है 2014 शुरू करो, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हर साल जो फर्स्ट प्लेस है वो किसके पास है? देखो जरा, एक ही बंदा है गेनेडिक कोरटकेविच, यही है जो हर साल गूगल हैश को, गूगल कोड जैम को क्रैक करता है और फर्स्ट आता है। तो गूगल इस बंदे की मिन्नतें करता रहा है कि आ जाओ हमारे लिए काम करो। आप यकीन करो गूगल ने इसको कहा था कि जेफ डीन जो है ना, वो गूगल का एआई डायरेक्टर है, जो मतलब गूगल का टेंसर फ्लो जो है ना, गूगल की जो डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है, उसको जो बनाने वाला बंदा, यानी कि उसका जो कहते हैं ना, जो सोच आई थी कि टेंसर फ्लो में बनाना चाहिए, और वो आई थी जेफ डीन के पास। गूगल क्लाउड स्पैनर, गूगल के जितने क्लाउड के आप इस्तेमाल करते हो ना, ग्राफ क्यूएल और जी क्यूएल जो गूगल की ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज है, और गूगल की जो बिग क्वेरी है, हर चीज़ को बनाने वाला जेफ डीन है। तो गूगल ने इसको जेफ डीन के बराबर सैलरी ऑफर की थी कि आप हमारे पास काम करो, हम जेफ डीन के बराबर आपको सैलरी देंगे। इसने कहा था मैं इतना कमाता हूँ एक महीने में जितना आपका जेफ डीन पूरे एक साल में कमाता है। सही है ना। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि क्या पैसे हैं। और ये देखो कोई जॉब नहीं करता, कोई फ्रीलांसिंग नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, और पूरी दुनिया भी घूम रहा है, एंजॉय भी कर रहा है, खा पी भी रहा है, प्रोग्रामिंग भी कर रहा है। अगर आप इसका चैनल देखो, इसका यूट्यूब चैनल का नाम है टूरिस्ट के नाम से, तो जाकर इसका चैनल देखना, 2.5 से 3 घंटे की इसकी कोड लाइव स्ट्रीम्स हैं, इसमें 3 घंटे नॉन स्टॉप कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग करता है।
और किस तरह करता है मतलब सी प्लस प्लस के अंदर, और किसके अंदर करता है, टर्बो सी प्लस, जिसको जो चीज़ मुझे जहर लगती है टर्बो सी प्लस प्लस, उसके अंदर ये बंदा कोड करता है। मैं आपको इसका चैनल का एक बार दिखा देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैंने शायद ना रिसोर्सेज में ऐड किया होगा, तो अगर आप यूट्यूब पे जाकर लिखो ना दी टूरिस्ट, तो आपको इसका चैनल मिलेगा। एक मिनट ठहरो जरा, मुझे खोल लेने दो। टूरिस्ट लिखना आई थिंक लो। हाँ, तो इसका चैनल का नाम है गैनेडे कोरट कैविच। ये देखो, ये इसका चैनल है और 14.5 के सब्सक्राइबर्स हैं, और ये दुनिया का टॉप प्रोग्रामर है इस वक्त, यानी कि जितने जिंदा प्रोग्रामर है तो दुनिया में टॉप नंबर पे ये आता है। तो देखो, ये 3-3 घंटे की, 2-2 घंटे की इसकी लाइव स्ट्रीम्स हैं, कोड फोर्सेस की एजुकेशनल वीडियो है। तो ये टर्बो सी प्लस में प्रोग्रामिंग है, ये सारी सी प्लस प्लस है जो आपने सीखी है, मल्टी सेट इन डी, ऑटो एड इज इक्वल टू एंड, ये वो सी प्लस है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखनी और ना आपको भी किसी ने दिखानी है। ये बातें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेशन कराने का मकसद ही है कि आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करो। ये बातें आपको यूनिवर्सिटी ने कभी नहीं बतानी, ये आपको खुद करने से आनी है। सही है ना? आपको मैं एंड पे बताऊंगा कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की साइट्स कौन कौन सी, कहाँ पे अकाउंट बनाना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो वापस आते हैं, जब आप कंपैरेटिव प्रोग्रामर बन जाओगे, आप वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हो जाओगे, आपको फुली पेड टूर्स मिलेंगे। इसमें फेसबुक में हैकर कप होता है हर साल, गूगल में हैश कोड होता है, और अभी आपको मैंने कोड जैम भी दिखाया, तो कोड जैम भी होता है। सही है ना? इसमें पार्टिसिपेट करना, क्या पता आपका कहाँ कभी कहीं। और दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है कंपैरेटिव प्रोग्रामर का IPCP के नाम से, ICPC के नाम से, आई थिंक शायद इंटर कॉन्टिनेंटल प्रोग्रामिंग कंपटीशन होता है। ये पूरी दुनिया का होता है और IEEE कराती है ये, और इसमें आई थिंक $1 मिलियन $1 मिलियन होता है प्राइज मनी जो टीम जीतती है उसको। अच्छा, तो ICPC में लेकिन आप अकेले नहीं आ सकते, ये आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी आपकी भेज सकती है, अगर यूनिवर्सिटी आपकी चाहे तो। आप अकेले यानी कि रजिस्टर करके यहाँ पे नहीं जा सकते, इसके लिए 5 लोगों की टीम होनी जरूरी है। उसके बाद आप पढ़ते हो कंप्यूटर असेंबली, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आपने पढ़ी है तो कोशिश करना है इसमें आपको छोटा सा असेंबलर बनाओ, छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा ना बनाओ, छोटा सा बनाओ जो कि कन्वर्जेंस कर सके, ताकि आप आगे कंपनीज को दिखा सको कि अब आपने असेंबलर बनाया और आपको पता है कि असल में बाइट कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, कैसे कन्वर्जन होती हैं। उसके बाद आप डीएस एल्गो पढ़ते हो, ये आपकी कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग की ना प्री रिक्विजिट होते हैं। अगर आपने डीएस एल्गो पहले नहीं पढ़े तो आप कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो डिस्क्रीट मैथ के बाद आपने डीएस एल्गो पढ़ने हैं, ताकि आपको कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग का ना नो हाउ हो सके। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग जो है ना, ये सारी की सारी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की गेम है। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आते हैं तो आप ये कर लोगे, वरना नहीं कर सकते। उसके बाद कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ते तो कोशिश करो अपना खुद का ऑनलाइन कंपाइलर बनाओ। बड़े महंगे बिकते हैं। मेरा दोस्त है फास्ट का, उसने अपना ऑनलाइन कंपाइलर बना के, कंपनी है जो आगे पता नहीं क्या नाम है उसको, उसने वो कंपनी बेसिकली ऑनलाइन कोडिंग की प्लेटफॉर्म है, तो उसको उसने आई थिंक रस्ट का शायद कंपाइलर बना के दिया है, और 10.5 से 12 लाख रुपए का बेचा है उसने उस कंपनी को, मेरे हिसाब से, जो उसने मुझे बताया था। ये आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ऑनलाइन कंपाइलर बना के बेचो, बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत डिमांड है इस चीज़ की। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का आपने कोर्स पढ़ना है, सही है। उसमें कोशिश करो अपना खुद की रेडिस की तरह की डेटाबेस बनाओ। खुद की डेटाबेस आप बना सकते हो C++ के अंदर, आप C# में बना सकते हो, मोंगो डीबी की तरह की खुद की बनाओ। डेटाबेस इस्तेमाल ना करो, खुद से बनाओ अपनी डेटाबेस, और लोगों को कि आपकी डेटाबेस को इस्तेमाल करके आपको बताएं कि वो कितनी बेहतर है और उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। सही है, तो फिर ही आप एक क्रिएटर बनोगे। मैं आपको, मेरे इस सेशन का मकसद है आपको कंज्यूमर नहीं बनाना, आपको मैंने क्रिएटर बनाना है। आप कुछ बनाओ, ना कि सिर्फ कंज्यूम करने पे लगाओ। सही है, तो ये मैंने आपको बताया आपकी डिग्री 4 साल की, आपने क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको आता हूँ, ये हमारा था सारे का सारा गूगल, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन की तरफ ना ध्यान, कि आपने वहां तक कैसे पहुंचना, ये चीजें आपको वहां लेके जाएंगी। तो जितने भी आपको मैंने प्रोजेक्ट्स बताए हैं सारे सारे आपके गिटहब पे होने चाहिए। जिसके पास गिटहब नहीं है उसको मैं डेवलपर नहीं मानता, तो ये अंडरस्टैंड कर लेना। जिसके पास भी गिटहब अकाउंट नहीं है तो मैं उसको डेवलपर नहीं मानता, ये बात मैं आपको भी से क्लियर कर रहा हूँ। कोई भी आप किसी भी कंपनी में चले जाओ ना, अगर आपको गिटहब का नहीं पता तो मेरा नहीं ख्याल आपको वो रखेंगे जो फर्स्ट प्लेस में बात है। गिटहब जो है ना, वो वही जगह है जहाँ पे दुनिया कोड लिखती है और कोड कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं। आपकी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है तो आप वो गिटहब पे भेजेगी कि भाई ये हमारा कोड पहले से लिखा हुआ है, इसको समझो, इसको डाउनलोड करो, इसको रन करो। सही है, जब ये रन हो जाए तो फिर हम आपको इसमें चेंजेस करने को देंगे, तो उसमें वो चेंज करके मैं बताओ। सही है, तो इस तरह कंपनी जब वो काम देती है। तो अगर आपके पास गिटहब अकाउंट नहीं है, आपको गिटहब आता नहीं है, तो वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए अभी भी। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर तक आ गए और आपको गिटहब का नहीं पता या नहीं आता, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है आपके लिए, क्योंकि ये आपको लाजमी आना चाहिए। गिट और गिटहब के बगैर इंडस्ट्री में सर्वाइवल नहीं है, इंडस्ट्री बगैर गिटहब के आजकल चलती ही नहीं है। सही है, तो ये बात मेरी याद रखना। उसके बाद ट्रेंड्स क्या है, आपको मैं ट्रेंड्स बताने, अगर आपने इंडस्ट्रीज में काम करना है, पाकिस्तान में जाकर काम करना है, तो सब पाकिस्तान में वेब डेवलपमेंट में सबसे बड़ा ट्रेंड है मर्न स्टैक। मर्न क्या होता है? मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड जेएस। जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो ये सब आ जाएगा।
आई थिंक अगर आपको नोड जेएस अच्छी तरह आती है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नोड जेएस आती है, तो आप रिएक्ट 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में सीख जाओगे। रिएक्ट थोड़ी सी मुश्किल है एक हिसाब से, उस बंदे के लिए इसने कभी जावास्क्रिप्ट पहले देखी नहीं है, लेकिन रिएक्ट आप सीख लोगे अगर आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ पर ध्यान दो ना कि कैसे आपने मतलब कि चीज़ों को कर लेके चलना है। रिएक्ट मतलब इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको बिल्कुल ना समझ आए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट आपको ना अच्छे खासे लेवल पे आनी चाहिए अगर आपने रिएक्ट में जाना है। और याद रखना इस वक्त रिएक्ट जेएस डेवलपर जो है ना, रिएक्ट जेएस डेवलपर है और सबसे ज़्यादा हाईली पेड जॉब है पाकिस्तान के अंदर भी और वर्ल्ड में भी, रिएक्ट के जो डेवलपर्स हैं। सही है, 4 लाख से सैलरी स्टार्ट होती है सीनियर रिएक्ट डेवलपर की, और 1.5 लाख से स्टार्ट होती है एक फ्रेश ग्रेजुएट फुल स्टैक मर्न डेवलपर की। ये इस साल का आपको मैं ट्रेंड बता रहा हूँ, जो लाहौर में जो ट्रेंड्स हैं। बाकी शहरों का मुझे पता नहीं, मैं आपको लाहौर के ट्रेंड्स बता रहा हूँ जो यहाँ पे हैं। सही है ना। उसके बाद पीएचपी सेकंड पॉपुलर है, पीएचपी लारावल, आपने सुना होगा लारावल पीएचपी और कोऑर्डिनेटर का नाम। सही है ना। तो इसका नाम सुना होगा, ये भी बहुत हाईली पेड जॉब्स हैं आजकल की पीएचपी लारावल के अंदर। फिर रूबी ऑन रेल्स हाईली पेड आजकल, रूबी ऑन रेल्स का डेवलपर भी जो सीनियर डेवलपर है वो 5 लाख ले रहा है लाहौर के अंदर, बता रहा हूँ। और जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो 80,000 से 90,000 पे स्टार्ट करता है, और जिससे तरह आप आगे जाते रहोगे जो काम बढ़ता रहेगा। तो ये वेब डेवलपमेंट में ट्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या सीखना है। उसके बाद जेंगो पाइथन 3rd नंबर पे है। ये इतनी पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में भी, इसका इतना रुझान नहीं, लेकिन बहुत सी कंपनी है जो सिर्फ काम ही जेंगो और पाइथन पे करती हैं। तो इसकी भी जो स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेश ग्रेजुएट की वो 80K से नीचे नहीं है। 80K तो इससे कम तो कोई भी नहीं काम करता ना, जो फुल स्टैक डेवलपर होता है 80,000 से नीचे कोई स्टार्ट नहीं करता। तो आई थिंक 80K यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा आराम से, अगर आप इंडस्ट्री में जाकर काम करना चाहो। तो ये वेब डेवलपमेंट को ट्रेंड बता दिए। अब आपको रिसोर्सेज बता रहा हूँ। डिग्री के रिसोर्सेज क्या है कि अगर आपको कोई भी डिग्री में किताब चाहिए ना, बुक चाहिए, तो ये पीडीएफ ड्राइव एक वेबसाइट है, आपको सारी किताबें यहाँ से मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट्स की बुक्स, सही है, कोर्स की बुक्स, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है उसकी बुक्स, जो आपका दिल करे आपको यहाँ मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे लिखो किताब का नाम, और देखो 85 मिलियन बुक्स हैं यहाँ पे, सिर्फ बुक का नाम लिखो और आपको मिल जाएगी। मैंने आज जितनी किताबें यहाँ पे सर्च की हैं मुझे सारी की सारी मिली, आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई भी ना मिली हो। सही है ना। उसके बाद वापस आ जाओ, meltronics.com, ये वेबसाइट है जो आपको बताएगी कि आपने डीएलडी में, जो मैंने आपको बताया था ना वाईफाई डी ऑथर बनाओ और वो सब कुछ बनाओ, वो ये वेबसाइट पे बना बनाया मिलता है। आप एक बाय करके परचेज करके देख सकते हो कि देखो कैसे बनते हैं। देखो उसने सिंपल एक यूएसबी फीमेल लिया कनेक्टर, और उसको उसने जोड़ा हुआ है डिफरेंट चीज़ों, उसको खुद से एक एलसीडी लगाई हुई है। तो इस तरह का आप कुछ बनाओ जो वाईफाई डी ऑथर सिस्टम हो। तो इस तरह की चीज़ें, ये भी रिसोर्सेज आपको दिए हैं, अगर आपने यहाँ से सीखना है यहाँ सब सीख सकते हो। सही है। उसके बाद आ गया जो एजेंडा हमारा था, मैंने आपको बता दिया, ये चैनल्स हैं आपके वेब डेवलपमेंट के। सही है। फ्री कोड कैंप मैंने आपको बताया, ये वो चैनल है जिससे आपको दुनिया की हर चीज़ मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको फ्री कोड कैंप से ना मिले। ये ऐसा चैनल है जिसपे आपको दुनिया की हर चीज़ का ट्यूटोरियल मिलेगा। ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है आपको यहाँ पे ना मिले। एग्जाम्पल लो, कुछ भी आपने सर्च करना है, आप सिर्फ यहाँ पे रिएक्ट सर्च करो, रिएक्ट जीएस प्रोजेक्ट सर्च करो, तो यहाँ पे देखना यार फ्री कोड कैम्प, ये देखो सबसे ऊपर फ्री कोड कैम्प का आ रहा है। 12 घंटे का प्रोजेक्ट है, फुल स्टैक रिएक्ट और फायरबेस बिल्ड अ सोशल मीडिया ऐप। ये पूरे का पूरा ना आपका यूनिवर्सिटी के अंदर FYP बन सकता है अगर आप चाहो। सही है। बिल्ड अ फोटो गैलरी ऐप विद रिएक्ट एंड फायरबेस, इस तरह के इंस्टाग्राम है। सही है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यूट्यूब जो है वो कितनी मजे की चीज़ है अगर आप इसको इस्तेमाल करना सीख जाओ। देखो, बिल्ड अ नेटफ्लिक्स क्लोन, रिएक्ट ट्यूटोरियल, नेटफ्लिक्स का पूरा क्लोन। बिल्ड अ टू डू लिस्ट, पूरी पूरी रिएक्ट से एक टू डू लिस्ट, रिएक्ट हुक्स, SCSS टेस्टिंग और कस्टम डोमेन्स के साथ। सही है। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कितनी वर्ष CS की फील्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मैंने कुछ स्टार्ट में बताया था, तो ये सारी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्यों इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी है कंप्यूटर साइंस की, और इतना ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेगा ट्यूटोरियल। देखो, बिल्ड एन ई-कॉमर्स साइट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग रिएक्ट एंड नेटलिफाई, इन डेप्थ रिएक्ट, बिल्ड अ होटल रिजर्वेशन साइट विद कंटेंट फुल एंड नेटलिफाई। तो सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कितना कुछ है जो आपको इंटरनेट पे मिल सकता है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपको डिग्री करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिग्री नहीं कर रहे, आप इलेक्ट्रिकल या इस तरह किसी भी फील्ड से हो ना, तो आपको डिग्री करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यूट्यूब से कर सकते हो। फिर मैंने आपको इस चैनल का बताना है, टेस्टवर्सिटी मीडिया के नाम से चैनल है। सबसे मैंने जितनी भी आज तक वेब डेवलपमेंट सीखी है ना ज़िंदगी में अपनी आज तक, वो मैंने इस चैनल से सीखी है। सही है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़रूर करना। सही है। तो इसके बाद आप प्लेलिस्ट खोलोगे, आपको दुनिया की वेब के अंदर जो भी आप सोच सकते हो ना, वो बंदा ये कराएगा आपको। फुल स्टैक, बैक एंड, फ्रंट एंड, जावास्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, सही है, नोड.js, रिएक्ट, HTML, CSS, SAS, पूरा का पूरा मर्न स्टैक, रेस्ट API, GraphQL, रिएक्ट, अपोलो, डॉकर, सही है, फुल स्टैक, जेंगो रिएक्ट, सही होगा। उसके बाद कार्डियो,
Vue.js, एक्सप्रेस, लिरिक सर्च ऐप, रेस्ट एपीआई, PHP के साथ, रेस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो, ऑडियो, ये एडोनिस जो लाइब्रेरीज का नाम मुझे भी नहीं आते, वो बंदे इसमें कवर कराए हुए हैं। सिम्फनी डॉट जे एस, एडोनिस डॉट जे एस, रियल टाइम पुशर नोट जे एस, Vue.js, CRPA, PHP, MySQL एंड स्ट्राइप पेमेंट एप्लीकेशन, लूपबैक जेएस के साथ एंगुलर और फायर स्टोर की एप्लीकेशन है। ये रिएक्ट का डॉम का क्रैश कोर्स, रिएक्ट डॉम क्या होता है, ट्विटर बूटस्ट्रैप, सेल्स जेएस। तो ये देखो मतलब वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बंदे ने छोड़ा हो, सही है ना। तो ये चैनल का लिंक आपको रिसोर्सेज में मिल जाएगा, ये सारे मैंने यहाँ पे लिंक दिए हैं। और ये गिटहब है, अगर आपने वेब डेवलपर बनना है, इससे बेस्ट गिटहब का कोई लिंक नहीं है आपको एक वेब डेवलपर बनाने के लिए। इसमें इस बंदे ने देखो, इसका 2K स्टार्स हैं, मतलब 2000 रिपो को स्टार मिले हुए गिटहब के ऊपर। और वेब डेवलपमेंट इन 2020 से प्रैक्टिकल गाइड कोर्सेज के साथ, सही है। ये बंदा शुरू होता है बिल्कुल स्टार्ट से, नेसेसरी से, और ये लास्ट तक जाएगा डेवऑप्स तक। जो आपको डेवऑप्स पता है ना, डेवऑप्स का नाम सुना होगा आपने। देखो, टेस्ट ड्रिवन डेवऑप्स, डेटा सिस्टम एल्गोरिथम प्रिपरेशंस, मीन स्टैक, सही है, मर्न स्टैक, फुल स्टैक और फुल स्टैक बिगिनर एडवांस। तो ये वेब असेंबली तक जाएगा, स्पीच रिकग्निशन तक जाएगा। तो ये देखो, ये सारी की सारी एक्सप्लोर करना, खुद मेरे पास टाइम नहीं है एक चीज़ आपको बताने का, ये सारे लिंक्स आपको भी मिल जाएंगे। उसके बाद कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग जब आपने स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है लीड कोड से, सही है। लीड कोड पे जाओ, वहाँ पे अकाउंट बनाओ, होंगे वो सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। वहाँ पे आपको डायरेक्ट आपके मुंह पे वो क्वेश्चन नहीं मारेंगे, पहले आपको पूरी वो सिखाते हैं, रेस क्या होती हैं, डायनामिक रेस क्या होती हैं, लिंक लिस्ट क्या होती हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, क्यूज क्या होती हैं, हीप्स क्या होते हैं, सारा कुछ आपको जावा में वो करना सिखाएंगे। फिर आपकी अपनी मर्जी, आगे आप C++ में कंटिन्यू करो, जावा में करो। लीड कोड पे जाना, हैकर रैंक पे अकाउंट बनाओ। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, मोस्टली जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है ना अपना, वो हैकर रैंक पे करवाता है। माइक्रोसॉफ्ट की बात बता रहा हूँ आपको। कोड फोर्सेस पे जाना बहुत पॉपुलर है, कोड और ये कोड शेफ है, ये भी बहुत पॉपुलर है। तो एक वक्त में एक को पकड़ना, सबको इकट्ठा ना पकड़ के रखना, तो एक वक्त में एक पहला पूरा करना, फिर नेक्स्ट पे जाना। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है ना आपके पास, वो होता है सिस्टम डिज़ाइन प्राइमर का, सही है। मतलब सिस्टम डिज़ाइन का, सिस्टम डिज़ाइन में क्यों कह रहा हूँ, आप में से कौन मुझे बताएगा, अगर मैं आपका इंटरव्यू और मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, बिल्कुल बिगिनर, आपको कुछ भी नहीं आता वेब डेवलपमेंट में, तो ये मैंने आपके लिए HTML और CSS की ना 11 घंटे की वीडियो रखी हुई है। तो ये आप खोलोगे ना, तो ये आपको यहाँ पे ले जाएगा HTML एंड CSS इन 11 आवर्स, HTML5 और CSS 3। ये पूरे का पूरा 11 घंटे का कोर्स है, और आई थिंक इससे बेस्ट 3 HTML CSS का कोर्स मैंने पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, सही है ना। इसे ज़रूर कंप्लीट करना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको HTML CSS भी नहीं ना आता, तो ये शुरू करो यहाँ से। ये लिंक भी मैंने अपने ना इस डॉक्यूमेंट में दिया हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट करना। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन का मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मुझे आप में से कौन बताएगा। मैं आपको कहता हूँ कि मैं गूगल का एक एम्प्लॉय और मैं आपका एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, सही है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर अपने आप को कहते हो, और आप कहते हैं मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो लोग फंसते कहाँ पे हैं, मेरे 2 दोस्त थे फास्ट के, मैं आपको उनकी कहानी बताता हूँ। वो गूगल के लास्ट, जो आपका गूगल ना पहले फ़ोन के इंटरव्यूज लेता है, उसके बाद फिर होता है ऑन साइट, जो गूगल के हेडक्वार्टर्स में होता है, और आपको वहाँ बुलाया जाता है, आपको पे किया जाता है वहाँ तक जाने के लिए। और वहाँ आपका 3 दिन का स्टे होता है, आप 3 दिन वहाँ में इंटरव्यू देते हो, और फिर आपकी सिलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है अगर आप सिलेक्ट होते हो। तो वो जो मेरे दोस्त है ना, वो लास्ट राउंड में थे, जो कि कंट्री के अंदर होता है। इसके बाद उन्होंने सीधा गूगल जाना था। लास्ट राउंड में उनको क्वेश्चन पूछा गया सिस्टम डिज़ाइन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन का, सही है ना। तो वहाँ पे वो फंस गए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में सिस्टम डिज़ाइन नहीं सिखाती, और पता नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ। आप 8th सेमेस्टर के बच्चे का पूछोगे ना कि भाई सिस्टम डिज़ाइन मुझे पढ़ा दो, कहेगा क्या होता है सिस्टम डिज़ाइन, सही है ना। ये हमारा बहुत खतरनाक ट्रेंड है कि हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को पढ़ लेते हैं, रटा मार के पास कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो रियल वर्ल्ड में जब अप्लाई होते हैं तो वो किस तरह अप्लाई होते हैं। वो सिस्टम डिज़ाइन के अंदर अप्लाई होते हैं। जब सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है ना, तब वो अप्लाई होते हैं सारे के सारे जितने भी आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं एक ऊबर के इंजीनियर हूँ और मैं आपका इंटरव्यूअर हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि ऊबर के जो मेन पेज है, होम पेज है उसकी ऐप का, उस पर एक दिन में 1 मिलियन यूज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 मिलियन लेके चलते हैं, सही है। मैं आपको कहता हूँ आप इस तरह से उस फीड को डिज़ाइन करो कि जो 1 मिलियन यूज़र आ रहा है ना, उसका जो GPS कोऑर्डिनेट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल ऊबर की कार आपको वहाँ पे शो हो रही होती है, आपको पता है ना, जब आप ऊबर कार वगैरह मंगवाते हो तो वो आपको आती हुई नजर आ रही होती है। तो उसमें जो GPS एरर होता है ना, वो सिर्फ इसकी वजह से कि आपका ट्रैफिक ज़्यादा ना हो, 5 से 10 मीटर एक्यूरेसी पे चला जाता है।
मतलब जो चीज़ 5 से 10 मीटर आपके दूर है वो करीब नजर आएगी, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है कि वो जीपीएस कोऑर्डिनेट से मसला आता है। ऊबर का इंजीनियर आपसे पूछेगा कि आप किस तरह सिस्टम को ऑप्टिमाइज करोगे कि जो हमारी जो मेन पेज है ऊबर की ऐप का, उसको इस तरह किसी तरह ऑप्टिमाइज करो यूटीपी या टीसीपी के थ्रू, कि जो आप डेटा पैकेट्स ले रहे हो ना सैटेलाइट से, जो भी डेटा पैकेट्स आप जीपीएस के उठा रहे हो, जहाँ से भी ले रहे हो, गूगल मैप्स की एपीएस जहाँ से भी ले रहे हो, उसमें एरर कम से कम आए। मतलब 5 मीटर को आप 2 मीटर के ऊपर लेके आओ एरर रेट को रिड्यूस करके। इसे कहते हैं सिस्टम डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे आते हैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स। क्या आप क्या करोगे, आप सबसे पहले सही होगा कि भाई सबसे पहले तो जो आपका पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम है ना, उसको इंप्रूव करो। पाथ फाइंडिंग इंप्रूव कैसे होती है, सोचो जरा, मोंटी कार्लो लगेगा कि ए स्टार लगेगा, कौन सा लगेगा जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपने पढ़ा हुआ है लगा के देखो, उन्हें बताओ कि इसकी परफॉर्मेंस रेट ये है, इसकी बिग नोटेशन ये है, ये लॉग एन है, ये सादा एन है। सही है, आप मेरी बातें समझ रहे हो जो बताना चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद आपको बताने का। ये सिस्टम डिजाइन आपको यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती, पूरे के पूरे इंटरनेट पे सिर्फ ये एक सोर्स है सिस्टम डिजाइन का, और वो ये है 108 के स्टार है। अब देखो लोग पागल नहीं जो उन्होंने इतने स्टार्स दिए हैं स्रीपो को, इसके अंदर कुछ है तो लोगों ने आपको 108 के स्टार दिए हैं, तो ये स्टार बहुत ज्यादा होते हैं गिटहब के मामले में ना, इतने स्टार मिलना कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके जेंगो की रिपोजिटरी से ज्यादा स्टार है, इतने जेंगो को स्टार नहीं जितने इसको स्टार दिए हैं लोगों ने। ये सिस्टम डिजाइन प्राइमर के नाम से है, इसमें उसने पूरे का पूरा सिस्टम डिजाइन एक्सप्लेन किया हुआ है। यूआरएल शॉर्टिंग सर्विस कैसे बनानी है, सही है, एपीएस कैसे बनानी है, ऑब्जेक्ट कोड कैसे बनाना, मतलब कि जो जो चीज़ आप सोच सकते हो ना सिस्टम डिजाइन के अंदर, कि लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था मल्टी थ्रेडिंग का, या मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके पास एक यूआरएल शॉर्टिंग सर्विस है, फॉर एग्जांपल आप ट्विटर के यूआरएल को शॉर्ट करते हो, किसी भी कंपनी के लिए कर रहे हो, तो अगर आपकी वेबसाइट पे अगर एक महीने के अंदर 10 मिलियन यूजर आता है और एक बंदा 3 यूआरएल शॉर्ट करता है तो हो जाता है 30 मिलियन। और अगर आपकी वेबसाइट को 30 मिलियन गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट आती हैं, तो क्या आपकी वेबसाइट, चलो अगर आपकी वेबसाइट हैंडल भी कर लेगी तो उसको किस तरह आप स्केलेबल बनाओगे कि आपकी वेबसाइट 30 मिलियन एक्टिव पोस्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे, उनको डेटाबेस में राइट करे, क्योंकि ये एक वक्त में 3 GB से ऊपर का डेटा राइट करना है अपने डेटाबेस के अंदर। मतलब 1 सेकंड के अंदर आपने 3 गीगाबाइट से ऊपर का डेटा डेटाबेस में राइट करना है। यहाँ पे जो आपकी एसक्यूएल है वो क्रैश कर देगी। सबसे बड़ी बात है इसमें आप एसक्यूएल ही नहीं इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे फिर काम आता है मेम कैश मेमोरी का, यहाँ पे काम आता है रेडिस का। ये होता है सिस्टम डिजाइन। क्या आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी डेटाबेस किस जगह पे सबसे बेस्ट काम करेगी, सही है ना। ये आपको ये रिपोजिटरी सिखाएगी। अगर आप इसको पढ़ लो ना, पूरा सिस्टम डिजाइन प्राइमर काफी लंबी है, ये देखो सारे का सारा उस बंदे ने एक्सप्लेन, ये पूरे 4 साल में आपने पढ़ना है, एक दिन में नहीं पढ़ना, 4 साल में पढ़ो आराम से इसको बैठ के। और अगर आपको ये चीजें बनानी आ जाती हैं, सिस्टम डिजाइन करने आ जाते हैं ना, तो मेरा ख्याल आप तैयार हो उस सेमेस्टर के बाद गूगल में इंटरव्यू करने के लिए। सही हो गया। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ब्लॉकचेन का मैंने आपको बताना था कि अगर आपने ब्लॉकचेन में जाना है आगे जाके, आपका इंटरेस्ट है ब्लॉकचेन में, तो उसके लिए आपको सॉलिडिटी नाम की लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। जावा से ही इंस्पायर्ड है और जावा का ही एक कह लो कि ना अपग्रेड वर्जन बनाया हुआ उन्होंने, सही है ना। तो ये आपको सीखनी पड़ेगी, सही है, सॉलिडिटी नाम की लैंग्वेज से। और इसके लिए मैंने ये चैनल डाला, ये चैनल है सारा सारा जो है ना डैप यूनिवर्सिटी के नाम से चैनल है, और ये सारा चैनल जो है ना डेडिकेटेड है ब्लॉकचेन के लिए। तो बेस्ट चैनल है, इसको एक्सप्लोर करना। आपको इथेरियम पे आना चाहिए आपको, और अगर आप एआई और ब्लॉकचेन को कंबाइन कर दो तो आप डाओ बना सकते हो, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपने आप में खुद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जिस तरह के आपको मूवीज में दिखाया जाता है। प्रोजेक्ट ईडन, प्रोजेक्ट इयापा जो आपको मूवीज में दिखाया जाता है, जिस तरह आपको एवेंजर्स में भी दिखाया गया कि एक कंप्यूटर सब कुछ कंट्रोल करता है। फिर मतलब काफी मूवी में दिखाया जाता है कि एक एंटिटी है वो सब कुछ कंट्रोल कर रही है, वो बेसिकली डाओ होता है। रियल वर्ल्ड में उसको डाओ कहते हैं, कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाए, जो अपने आप में पैसे इन्वेस्ट कर सके, खुद से कमा सके, खुद से अपने ऊपर लगा सके, इसे कहते हैं डाओ। एआई और ब्लॉकचेन को अगर आप जोड़ दोगे तो डाओ बन सकती है। तो ये बहुत ही कमाल आइडिया है आजकल की दुनिया में। उसके बाद आ गया रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के लिए मैथ बहुत जरूरी है, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा और डिस्क्रीट मैथ्स। इसके बगैर आप कर नहीं सकते रोबोटिक्स। जब तक आपको ये नहीं ना आता रोबोटिक्स में घुसने का सोचना भी ना, ये ऐसी फील्ड आपको इतना डिसहार्ड करेगी ना कि आपको लगेगा कि आपको भी रोबोटिक्स नहीं पढ़ सकते, मतलब इतना इसमें मैथ है। तो जब तक आपको ये मैथ ना आए रोबोटिक्स में ना घुसना, ये आपको मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कर चुका हूँ पहले, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो मैं काफ़ी दुख हुआ था मुझे कि मैं तो भाई रोबोटिक्स कर ही नहीं सकता ना। लेकिन फिर जब मैंने मैथ पढ़ा, मल्टी वेरिएबल पढ़ा, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा, अब मुझे आसान लगता है। मैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ, मैं अपने आप रोटेशन मैट्रिक्स बना लेता हूँ, मैं खुद ही मल्टीप्लिकेशन, मैं हर चीज़ कर लेता हूँ। मतलब लिनक्स भी मैंने सीखी, मैंने गज़ीबो का एनवायरनमेंट सीखा, सही है, मैंने रॉस सीखा, सही है ना, रॉस रोबोट का ऑपरेटिंग सिस्टम है रॉस।
ये मैंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ। आपने पहले मैथ सीखना है, फिर लिनक्स, फिर रॉस यानी कि रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, फिर आपने गज़ीबो ये रोबोट का सिमुलेटर है, आपने ये सीखना है, फिर रॉस पाई लाइब्रेरी है जो कि गज़ीबो के साथ काम करती है, पाइथन की लाइब्रेरी है, फिर आपने पब्लिशर सीखना है, फिर आपने सब्सक्राइबर सीखना है। ये चैनल है जो आपको रोबोटिक्स सिखाएगा, कंस्ट्रक्ट सिम के नाम का चैनल है, बेस्ट चैनल है यूट्यूब पर रोबोटिक्स सीखने के लिए, तो इसको जरूर एक्सप्लोर करना। डेटाबेस डिज़ाइन के लिए ये वीडियो है, हमें डेटाबेस डिज़ाइन करना सीखनी है, उसके लिए ये क्वांटम प्रोग्रामर बनना है, क्वांटम कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करना है, किसकिट पाइथन की एपीआई है आईबीएम की, और क्वांटम एल्गोरिथम को प्रैक्टिस करना है। और जब आप ये सब कुछ कर लोगे फिर आप तैयार हो एक इंटरव्यू देने के लिए। ये है interviewing.io की वेबसाइट। यहाँ पे आप जाओगे, आपका अनोनिमसली इंटरव्यू होता है गूगल, फेसबुक, अमेजोन वगैरह के इंजीनियर्स के साथ। ये आपका एक अनोनमस इंटरव्यू करेंगे, 40 से 45 मिनट का आपको क्वेश्चन देंगे, आपने सॉल्व करने होंगे। इससे आप ये जान सकते हो कि आपने जो 4 साल डिग्री की है वो किसी काबिल है कि नहीं है। ये पूरी आपकी 4 साल की डिग्री यहाँ पे खत्म होती है। जब आप सारा तैयार कर लो ना, नेक्स्ट चीज़ आपने ये करनी है कि आपने interviewing.io पे जाना है। यहाँ जाके आपने ट्राई करना है कि इंटरव्यू, ये सारे अनोनमस इंटरव्यूज होते हैं, ये देखो इस तरह करके। टेक्निकल स्किल चेक होता है, आपका कम्युनिकेशन चेक होता है, बाद में टिक मार्क भी आता है। अगर आपका कोई चीज़ खराब है तो आपको वो अनलाइक देगा बाकायदा। तो यहाँ पे ट्विटर्स के इंटरव्यू होते हैं, यहाँ पे वीवर्क इंटरव्यू करता है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स इंटरव्यू करता है। तो ये देखो यहाँ पे सारी कंपनी ने लिखी हुई है। ऊबर इंटरव्यू करता है, यहाँ पे AWS है, ट्विच करता है, कोरा करता है, ड्रॉप बॉक्स करता है, फेसबुक करता है। तो ये आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने आगे ट्राई देनी है interviewing.io पे। जब आप सारा कुछ तैयार करोगे, मैंने आपको बताया। अब लास्ट में आपको बताना AI, जो मैंने AI बस रहेगी जो मैंने आपको सीखने का तरीका नहीं बताया। तो उसके लिए आपने गिटहब पे जाना है, और गिटहब पे जाके आपने github.com आगे मेरा नाम लिखना है, HAXX की जगह ना आपने XX लिखना है। अच्छा, SAAD और HAXXAN, ये नाम आप लिखोगे तो आप आ जाओगे मेरे गिटहब के ऊपर, यानी कि जो मेरा जो गिटहब है। यहाँ पे आगे आपने करना है, आपने रिपोजिटरीज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने ना स्क्रॉल डाउन करना है और आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। और यहाँ पे आपको एक रिपोजिटरी मिलेगी, लर्न मशीन लर्निंग इन 5 मंथ्स के नाम से, नजर आ रही है ना सबको। इस सब ने क्लिक करना है। यहाँ पे ना एक कुरिकुलम मैंने दिया हुआ है 5 महीने में कैसे आपने AI में एक्सपर्ट बनना है। ये वो है जो मैंने आज से 2 साल पहले फॉलो किया था, और आज मैं लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। AI मैं 4 जगह पढ़ाता हूँ, AI 2 जगह पढ़ा चुका हूँ, 2 जगह भी पढ़ा रहा हूँ। मेरा अपना कोर्स चल रहा है जो हमारी यूनिवर्सिटी में भी चला रहे हैं, फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते हम किसी से भी, और हम फ्री AI सिखाते हैं सबको। तो ये वो है जो मैंने सीखने के लिए फॉलो किया था। तो मंथ 1 से लेके मंथ 5 तक एक एक कोर्स जो इसमें दिया, सब फ्री है, सब अवेलेबल है फ्री में, इंटरनेट के ऊपर आपको मिलेंगे। किसी को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस को पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपको वो सिखाएं। आपको सब कुछ इंटरनेट पे मिल रहा है, कि सीखो। आपको सारे रिसोर्सेज मैं दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन आया तो आप अतीक से पूछ सकते हो। किसी भी चीज़ में कोई चीज़ पूछनी हो कि आपको किसी के रिसोर्सेज चाहिए, आपने कुछ सीखना है, तो आप अतीक को पूछो, अतीक आपको मुझसे पूछ के बता देगा। सही है। ये देख, यहाँ पे देखो, वीक 1 लीनियर अलजेब्रा, वीक 3 कैलकुलस, वीक 4 एसेंशियल मैथ्स। दूसरे मंथ में आपने प्रोबेबिलिटी एल्गोरिथम सीखने हैं, तीसरे मंथ में आपने प्रिंसिपल सीखने हैं मशीन लर्निंग के। पाइथन एडिशन का कोर्स भी है, अगर आपने R में सीखनी तो R का कोर्स भी है। फिर आपने मैथ सीखना है जो कि एवरी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की बेस है। फिर आपने उसके नेक्स्ट वीक में आपने इंट्रो टू ML ये कोर्स करना है जो डेसिटी का। फिर आपने ML के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ से ये सारे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट के आइडियाज़ पढ़े, यहाँ से आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर आपने मंथ 4 में जाना है। फिर आपने ये सारा कुरिकुलम है, ये लिंक भी मैं आपको ना दे दूंगा, उसी में कॉपी कर देता हूँ डॉक्यूमेंट में, कि अगर आपने मशीन लर्निंग सीखनी है ना, तो और AI सीखनी है तो वो आप यहाँ सीख सकते हैं। सही है। तो AI/मशीन लर्निंग, तो ये कोड लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप ये सीखो। तो ऑटोमेटिकली आप 5 महीने के अंदर, जैसे मैं 5 महीने में अगर इतना काबिल हो सकता हूँ कि मैं आज लोगों को सिखा रहा हूँ, तो आप भी हो सकते हो। सही है। अच्छा, हमारी जब भी DHS यूनिवर्सिटी लाहौर की कोलैबोरेशन होती है, हर दफा साथ मुझे सरप्राइज करता है। मैं तो हैरान हूँ भाई, सेकंड सेमेस्टर में होते हुए ये सब कैसे कर लिया भाई, ये भी तो बता। यार असल बस सवाल ये ये सब एक्सप्लोर, ये इंटरनेट जो है ना, ये एक्सप्लोर करने की जगह है। जितना आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे उतना सीखोगे, सीधी बात है। मतलब कि अब ये सब कुछ मुझे एग्जैक्टली इस तरह नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे भी किस तरह पता चलता है। मैं जाके देखो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी चीज़ सीखनी है ना, अब मैंने ब्लॉकचेन सीखनी है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने ब्लॉकचेन सीखना है। तो होता क्या है कि आप गूगल पे जाते हो और आप जाकर लिखते हो ब्लॉकचेन, सही है ना, मतलब आप लिखो ब्लॉकचेन और आप सर्च कर देते हो कि ब्लॉकचेन, सही हो गया। तो अब ऐसे रहेगा ना, गूगल पे लिखते हो ब्लॉकचेन, तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा blockchain.com और पता नहीं क्या क्या लिखा आता है।
तो आपको यहाँ पे यानी कि कुछ नहीं मिला ना इतना को खास सीखने के लिए। फिर आप क्या करते हो, आप यहीं पे जाके यूट्यूब खोल लेते हो नए टैब के अंदर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे सीखता हूँ चीज़ें, मतलब मेरे कैसे पता चलता है। तो आप फिर यहाँ पे लिखते हो ब्लॉक चेन एक्सप्लेन, सही है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे लिखते हो ब्लॉक चेन एक्सप्लेन्ड, ठीक है। ऐसे आप सर्च करते हो तो यहाँ पे देखो लिखा था 6 मिनट की वीडियो है, इसमें तो कुछ भी नहीं बताएंगे, 6 मिनट में कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। उसके बाद टेड टॉक ब्लॉक चेन एक्सप्लेन सिंपली, तो मैं अगर होता मैं सबसे पहले टेड टॉक सुनता हूँ क्योंकि ये मोस्ट ऑथेंटिक होता है, सही है। मतलब इस तरह आप एक्सप्लोर करते जाओ। फिर देखो ये मेरे चैनल मिल गया डैप यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको बताया ना डैप यूनिवर्सिटी, इसने वीडियो है बिकम अ ब्लॉकचेन डेवलपर प्रोग्रामर एवरीथिंग यू नीड टू नो। मैं ये वीडियो खोल लूंगा तो in order to get started ये मतलब वॉइस इज इसमें मैं क्लियर। खोलूंगा on a web वो, protocol फिर ये like देखो वो बता रहा है सब कुछ कि एथेरियम डैप HTTP ट्यूटोरियल क्या होता है, कैसे doing सीखना है, like आपने स्टार्ट a कहाँ से dApp करना that है, has सही है ना। to learn फिर by मैं क्या करूंगा, doing. मैं यहाँ पे लिखूंगा And I've actually got a ब्लॉक video चेन tutorial that shows you how to इन 2 build your मंथ्स। मैं first कोशिश करूंगा, मैंने decentralized 2 महीने नहीं, मैं application सीखनी है तो मैं or लिखूंगा dApp. 2 मंथ्स। मैं इसको Um, सर्च कर दूंगा तो मेरे यहाँ मिलेगा वीडियो भाई, सबसे पहले लर्न ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग, ठीक है, करिकुलम पूरे Hello का पूरा world, it's 2 मंथ्स Siraj, में, and who's ब्लॉकचेन ready इन to 2 learn मंथ्स, some blockchain? सही है। तो ये देखो पूरी 2 मंथ For की me वीडियो to मिल be गई। able मैं to वीडियो write नहीं the देखूंगा इसकी, क्योंकि वीडियो देखना है किसी के पास टाइम, 9 मिनट जाया कौन करे। मैं नीचे रहूंगा, मैं इसका गिटहब खोलूंगा जहाँ पे इसने सब लिंक दिए हैं। मैं जब मैं इसका गिटहब खोलूंगा तो मुझे देखो यहाँ लर्न ब्लॉकचेन इन 2 मंथ्स मिल गया। ये देखो सारे कोर्सेज के नाम मिल गए। वीक 1 में क्रिप्टोग्राफी सीखनी है, वीक 2 में बिटकॉइन का पेपर पढ़ना है और बिटकॉइन का वॉलेट सीखना है, फिर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से ब्लॉकचेन बनानी है खुद की यहाँ से, और एथेरियम पढ़ना है, एथेरियम का वाइट पेपर पढ़ना है, सॉलिडिटी सीखनी है, एथेरियम के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ना है, ये सारे लिंक दिए हैं। उसके बाद डैप्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद बिल बनानी है अपनी खुद की एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, और 8 हफ्ते बाद आप ब्लॉकचेन प्रोग्रामर बन जाओगे। ये स्टेप्स हैं, ये इंटरनेट, इसे कहते हैं इंटरनेट को एक्सप्लोर करना, जो हमारी कौम आजकल अनफॉर्चुनेटली नहीं करती। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, लेकिन नहीं करते। तो ये बस आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस है सब कुछ सीखने का। अच्छा साथ मेरा एक पर्सनल सवाल है कि अच्छा मतलब मुझे रिसोर्सेज सही पता चल गया कि भाई मुझे यूट्यूब पे सीखना है या मुझे किसी गिटहब फॉलो करना है, तो बंदा स्टार्ट कर लेता है, शुरू के दिनों में बहुत मोटिवेटेड होता है, एक हफ्ता चलो बहुत अच्छा कर लिया तो एक हफ्ते तक वो लगातार सीख रहा है, लेकिन उसके बाद बंदा ना हल्का पड़ जाता है। तो लर्निंग प्रोसेस कैसे अच्छा बेहतर करें कि मतलब जो है ना बंदा उसी चीज पे ये पता अटका क्या, रहे। बंदा थकता तब है जब वो मोटिवेटेड होता। मैं आपको बताता हूँ, मार्क जकरबर्ग जब फेसबुक बना रहा था, अगर आपने सोशल नेटवर्क मूवी देखी हो ना, उसको 2-3 बार आइडियाज कहाँ से आते थे। मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक के अंदर जो रिलेशनशिप स्टेटस है, फेसबुक के अंदर जो रिलेशन जो आप लगाते हो कि मैं सिंगल हूँ या मैं रिलेशनशिप में या मैं मैरिड, जो भी आपने लगाया हुआ है, वो जकरबर्ग को आइडिया है कहाँ से। अगर आपने सोशल नेटवर्क मूवी देखी है ना, तो आपको पता होगा कि वो यूनिवर्सिटी में कॉरिडोर में बैठा हुआ था। अब ये अतीक के सवाल का जवाब है कि उसको फेसबुक बनाए हुए 2 महीने हो चुके थे, अब वो कोई काम नहीं करता फेसबुक के ऊपर। जिस तरह उसने कहा ना कि बस आप थक जाते हो कि बस अब और कितना काम करना है ना, तो इसी तरह वो बैठा हुआ था। तो उसके सामने से ना एक लड़का और लड़की गुजर रहे थे, तो वो आपस में बात कर रहे थे। लड़का उसको कह रहा था कि क्या तुम सिंगल हो, वो कह रही थी नहीं मेरा फलां बॉयफ्रेंड है। तो अगले दिन उसने फिर देखा, वो उसे पूछ रहा, तो वो कह रही है अब मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है। मतलब कि अगले दिन बॉयफ्रेंड चेंज हो गया। उसने कहा कि ये इनको पूछना क्यों पड़ता है, मतलब कि वाई एक लड़की को लड़के से पूछना पड़ रहा है कि तुम सिंगल हो कि नहीं हो। उसने कहा ये ना हो कि ऐसा क्यों ना हो कि मैं ये अपनी फेसबुक में ही ऐड कर दूं रिलेशनशिप की ऑप्शन के, जो भी बंदा है उसने वहीं पे लिखा हो कि वो सिंगल है, वो रिलेशनशिप में या नहीं है। तो वो वहीं से उठा, लेक्चर छोड़ा। उस दिन उसकी क्लास थी असेंबली लैंग्वेज की, या मूवी में देखोगे अगर आपने मूवी देखी है तो। उसने हाँ हाँ। क्लास छोड़ के घर जाके वो पूरा फीचर इंप्लीमेंट किया, और फिर उसने जब तक फीचर इंप्लीमेंट नहीं हुआ 3 दिन तक वो बंदा सोया नहीं। जकरबर्ग की आपको बात बता रहा हूँ, ये रियल में हुआ था, तो ये रियल में मूवी में उन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये आप देखो ना कि 3 दिन तक ना सोना, ये इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। कि जब आप किसी चीज का इरादा कर लेते हो ना कि आपने करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हो, वो आपका अपना आप भी हो ना, तो आपको नहीं रोक सकता। और सीधी बात है। तो ये बात सिंपल सी चीज है कि आपने मोटिवेटेड रहना अपने अपने आप को। देखो ना, जिंदगी का मकसद होता है हर इंसान का। कुछ लोगों की जिंदगी का मकसद कुछ और होता है। इस मेरी जिंदगी का मकसद है कि मैंने अपने आप को मनवाना है कि भाई पाकिस्तान में भी इस तरह के प्रोग्रामर्स होते हैं जो बड़े काम कर सकते हैं। पाकिस्तान का अपना कोई कंपाइलर नहीं, पाकिस्तान की अपनी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, पाकिस्तान का अपना कोई सर्च इंजन नहीं, पाकिस्तान का अपना कोई गेम इंजन नहीं, कुछ पाकिस्तान ने अपना आज तक क्या बनाया मुझे तो। हम सब कुछ बाहर का इस्तेमाल करते हैं। तो यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने आपको कंज्यूमर नहीं बनाना, मैंने आपको क्रिएटर बनाना था कि आप क्रिएटर बन के खुद बना के पाकिस्तान का नाम ऊपर लेके जाओ, सही है ना।
तो ये बात है कि अगर आप मोटिवेटेड हो, आपका कोई ज़िंदगी का गोल है ना, तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको रोक नहीं सकती, चाहे जो मर्जी हो। वो कपड़ा आप भी रोक सकता है, चाहे जितने आप मर्जी बोर हो ना। देखो मैं बताऊँ, पैशन इंसान का वो होता है कि 3 बातें होती है ना पैशन के अंदर, कि पैशन इंसान की वो चीज़ होती है कि इंसान वो काम संडे को भी करता है, उसको तनख्वाह ना मिले तब भी वो इंसान वो काम करेगा, सही है। और अगर इंसान बहुत थका हुआ, बहुत नींद आ रही हो, तब भी वो जाग के वो काम करेगा, उसे कहते हैं उसका पैशन। तो आपके सवाल का 3 लाइनों में जवाब है। अच्छा, एक सवाल और बड़ा सुनने को मिलता है कि कोई चीज स्टार्ट की, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, अचानक से उसमें बहुत सारे एरर्स आने लगे और बग्स आने लगे, और वो 3 दिन हो गए भाई, 4 दिन हो गए, वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो इंसान वहीं पे रुक जाता है। तो इसका क्या नहीं, सीन है? देखो ना, जो बग्स आते हैं आपको स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाते हैं मोस्टली। अगर नहीं मिलते तो वहीं पे तो फिर असल कंप्यूटर साइंटिस्ट का पता चलता है कि आपने, देखो मेरी बात सुनो, आप यकीन करना, आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पूछना जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उससे आप पूछना कि वो आपको बताए रेशो, टाइम की रेशो डेवलपमेंट में और डीबगिंग में। वो आपको बताएगा 80% टाइम लगता है डीबगिंग में और 20% टाइम लगता है डेवलपमेंट में। तो इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा, ये जो कंपनी में 10-10 साल के एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं ना, वो भी अपना 80% टाइम सिर्फ एरर रिजॉल्व करने में और डीबग करने में लगा रहे हैं। तो इससे वो डिसहार्ड होने वाली बात नहीं है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके कोड में एरर आए, ताकि अगर ये एरर कल आपकी कंपनी में आए तो आप सबसे आगे जाके सॉल्व करोगे, और हो सकता है उससे आपको प्रमोशन मिल जाए। सीधी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, समझ आ गया। तो जिसको कोई भी सवालात है वो अपने चैट में लिखें और साथ आपको जवाब दे देंगे। अच्छा, गिटहब के बारे में, गिटहब की बेसिक्स क्या होंगी? मतलब जैसे लोग कोड अपलोड कर देते हैं, तो कोई कैसे प्रॉपरली अपलोड करने का तरीका क्या होगा? यार गिटहब पे तो बहुत सिंपल है, जाके पहले अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के बाद प्रोफाइल में जाओ, अपनी प्रोफाइल खोलो, प्रोफाइल खोलने के बाद यहाँ पे आके नई रिपोजिटरी बनाओ। यहाँ से मतलब कहाँ गया, यहाँ पर न्यू है, ये न्यू लिखा है, न्यू, न्यू पे क्लिक करो। यहाँ पे नाम रखो, क्रिएट कर दो, डिस्क्रिप्शन लिखो प्रोजेक्ट की, उसको पब्लिकली बना दो। इसको कनेक्ट करो अपने लोकल मशीन के साथ, सीएमडी के साथ, सही है। और सीएमडी के साथ कनेक्ट करने के बाद, मतलब बहुत सिंपल है कोई भी प्रोजेक्ट को क्लोन करना। अगर आपको फॉर एग्जांपल, ये मैंने बनाया था रिएक्ट वेब पैक और बॉयलर प्लेट, मतलब कि ऐसा है कि अगर आपने दूसरा और हमने रिएक्ट में काम किया, आपको पता है रिएक्ट की ऐप क्रिएट करना कितना रफड़ वाला काम है। आपको वो क्रिएट रिएक्ट ऐप करना पड़ता है जो 10 मिनट लगाता है इंस्टॉल करने में सब कुछ, और उसके बाद फिर वो इतना कुछ आ जाता है कि पहले डिलीट करने बैठ जाओ, सही है। तो ये मैंने बनाया था कि कुछ भी ना करना पड़े, आप एक सोर्स का सिर्फ फोल्डर है, ये सब कुछ जो है ना वो खुद ब खुद कंपाइल करता है बाबल से और वेब पैक से, ठीक है। तो ये मैं आपको लाइव चला के दिखाता हूँ। देखो इस तरह यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आके ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्लोन हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठहरो जरा। क्वेश्चन किसी के आया तो मुझे लिखते रहो चैट में, आपको फिर 1 मिनट में आंसर करता हूँ। अच्छा, AI फॉर AR जो है ना, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर AI, ये बहुत ही मतलब वो ना अभी बहुत आगे की चीज़ है। मतलब कि आगे से मतलब ये है कि ये ऐसी चीज़ है इसके आपको प्लगइन खुद लिखने पड़ेंगे बैठ के। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको खुद बैठ के AI और AR का जो ब्रिज है ना, उसको खत्म कर। देखो किसी ने भी इसके प्लगइन इतने खास लिखे नहीं है, तो आपको प्लगइन खुद लिखने पड़ेंगे, कंपैटिबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। या फेसबुक का अगर आप ऑकुलस इस्तेमाल कर रहे हो फिर शायद आप कर सको इंटीग्रेट AI, उनकी पूरी SDK है, लेकिन वो बड़ा महंगा है। फिर आपको 3 लाख रुपए का वो खरीदना ही पड़ेगा। आई थिंक $3000 का है वो, आई थिंक। तो वरना अगर आपने हेडसेट खुद से कस्टम वो सब कुछ करना है ना, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको खुद से SDK लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको खुद एक अडेप्टर या कह लो कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ेगी, ताकि आप AI को इंटीग्रेट कर सको किसी भी गेम इंजन के साथ या किसी भी AR इंजन के साथ। फ्लटर जो है वो गूगल का टूल किट है बनाने के लिए, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट। अगर आप बिल्कुल नए नए और आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं आती तो फ्लटर सीखो, डार्ट सीखो, फ्यूचर यही है। लेकिन अगर आपको जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट आती है तो फिर कभी फ्लटर की तरफ जाना, फिर रिएक्ट नेटिव सीखो और आराम से रिएक्ट नेटिव में काम करो। आपने HTML CSS सीख लिया तो बस आगे चलो। मैंने आपको ये लिंक भेज दिया हुआ है पहले से ही, आगे चलो और इसको फॉलो करो, पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट को अच्छी तरह सीखो और आपने वेब डेवलपर बनना है। डाओ की एप्लीकेशन एज सच रियल लाइफ में अभी तक तो कोई नहीं है, ना कोई बनाई किसी ने अभी तक एग्जैक्टली
एप्लीकेशन, लेकिन फ्यूचर आगे सारा यही है। आप देखोगे आगे जाके ये ऊबर, एयरबीएनबी, ये सब डाओ में शिफ्ट होने वाली हैं। इनका प्रपोजल पास हो चुका है कि हमने कोई भी एम्प्लॉय हायर नहीं करना, एआई खुद से ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी चलाएगी। ये आप आगे जाकर देखोगे। एआई फॉर जेस्चर रिकग्निशन, यार ये पूरे का पूरा अलग टॉपिक है। ये एक टॉक मतलब ये एक्सप्लेन करना अभी फिजिबल नहीं है सारे का सारा। अच्छा, मैं आपको क्या बताने लगा था, हाँ मैं आपको बताने लगा था कि वो हमने वहां से कॉपी किया था तो उसको कैसे हमने चलाना है। अच्छा, तो यहाँ पे लिखोगे CMD, मतलब आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है। ये तो सिस्टम 32 में खुल गया, ठहरो जरा टर्मिनल खोलना। तो टर्मिनल, हाँ विंडोज टर्मिनल। अच्छा, विंडोज टर्मिनल खोल लो और आई थिंक CD डेस्कटॉप, और यहाँ पे आप करो गिट और आगे लिखो क्लोन, अगर आपके पास गिट इंस्टॉल है, और आगे जो मेरी रिपोजिटरीज का लिंक पेस्ट कर दो। तो डेस्कटॉप पे ना ये रिएक्ट वेबपैक बॉयलरप्लेट आ जाएगा। सही है। अब मैं जाऊँगा अपने डेस्कटॉप पे। सही है, तो ये मैं गया डेस्कटॉप और इसे मैं खोलूंगा। ये मेरे पास आया है, तो यहाँ से मैं सिर्फ लिखूंगा CMD खोल के npm इंस्टॉल। देखो मैंने कोई क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ लिखा npm इंस्टॉल, और इसके बाद मैं करूँगा npm रन, और मेरी रिएक्ट ऐप ऑटोमेटिकली सर्वर पे स्टार्ट हो जाएगी 1 सेकंड में। और ये देखना ऐसे होगा, यही अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप से करो ना तो आपको 15 मिनट लग जाएंगे सिर्फ रिएक्ट ऐप को सेट करने में। और सबसे बड़ी बात ये है, ये प्री कंपाइल्ड है, हॉट रीलोड के साथ है, जो कि आपको रिएक्ट में भी मिलता है। और बगैर रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप के आपको हॉट रीलोड भी मिल रहा है। सब कुछ बाबल और वेब पैक से हो रहा है, जो कि जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर्स और मॉड्यूल बंडलर्स हैं। We have question from Sir Zahid Hussain. What about natural language processing for local languages? Sir Zahid हमारी यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, बहुत अच्छे, उनका सवाल है। यार पता क्या, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले टोकनाइजेशन, फिर स्टैमिंग, फिर लेमेटाइजेशन। सीधी बात है। तो देखो, आरबी सॉफ्ट एक इंजीनियर है लाहौर में, कंपनी आरबी सॉफ्ट, उधर के एक इंजीनियर है, उनका नाम है इकराम अली, जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है आरबी सॉफ्ट में जाने की। उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई है उर्दू हैक के नाम से। अगर आप जाओ ना तो यहाँ पे वो गिटहब पे उर्दू हैक के नाम से एक लाइब्रेरी मिलेगी। ये बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन उर्दू के नाम से बनाई गई है। कि देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है उन्होंने कि नेचुरल लैंग्वेज library for Urdu language. It comes with a lot of battery included features to help you process Urdu data in easiest possible way. तो ये आरबी सॉफ्ट ने बनाई। आरबी सॉफ्ट एक कंपनी है लाहौर की, जो कि एआई में पायनियर्स हैं लाहौर के। तो ये कंपनी जीपीयू में भी काम करती है लाइब्रेरी, और नॉर्मल भी काम करती है। तो ये देखो, ये सारे का सारा डॉक्यूमेंटेशन के साथ इंस्ट्रक्शन क्विक स्टेप्स है, बैकर्स हैं। और ये लड़का है जो मैं इसका बता रहा हूँ, इकराम अली, प्रिंसिपल फुल स्टैक डेवलपर विद आउटस्टैंडिंग पाइथन जावास्क्रिप्ट एक्सपीरियंस, एक्सीलेंट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग स्किल्स। कायक में डेटा साइंटिस्ट है और बेसिकली काम करता है ये आरबी सॉफ्ट के लिए। ये देख लो, तो उर्दू में पॉसिबल है, लोग कर रहे हैं। मैंने आपको लाइव दिखा दिया, पूरी उर्दू हैक की लाइब्रेरी है ये, इसको एक्सप्लोर करो। उर्दू के वर्ड वेक्टर्स तक किसने बनाए हुए हैं, ये सारा इस्तेमाल कर रहा है वर्ड एम्बेडिंग्स को। और वर्ड एम्बेडिंग्स में आपके पास आ जाता है जो वर्ड की टोकनाइजेशन का है न्यूरल नेटवर्क्स के साथ। तो उर्दू वर्ड उर्दू है, एक्शन, स्टेज, रेसिपीज, मतलब काफ़ी कुछ इसने किया हुआ है। आप इसको पढ़ना तो आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो ये नेचुरल लैंग्वेज इन उर्दू पे काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा नहीं, मेरा कोई मेंटोर नहीं, मैं अपना, मेरा मेंटोर गूगल, और गूगल की एक छोटी बहन है यूट्यूब, उसको मैं कभी नहीं भूलता। यार यूट्यूब पे लिखो साइबर सिक्योरिटी पेन टेस्टिंग, 70,000 कोर्स पड़े हैं वहाँ पे। यूनिटी में अगर एरर आए तो इसके लिए कोई वेबसाइट या सोल्यूशन। यार यूनिटी में अगर आपका कोई एरर आया ना तो सबसे बेस्ट है कि जिस फाइल में एरर आया उस फाइल को डिलीट कर दो। मैं आपको बताता हूँ, अगर तो एरर आपका कंपाइलेशन में आया है ना, यानी कि ऐसा डाउनलोड किया उसमें कोई एरर आया, तो जिस फाइल में एरर आया उस फाइल को डिलीट कर दो, जो मैं करता हूँ। लेकिन अगर आपके कोड में कहीं गलती आई है ना, तो वो फिर आपको पूरा कोड डीबग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस एसेट में कहाँ पे क्या गलती की है। तो वो फिर आपको यूनिटी की वेबसाइट, यूनिटी का अपना पूरा फॉरम है, वहाँ पे मिल जाएगा। यार डाओ आप बना चाहते हो तो डाओ एक बंदा नहीं बना सकता, आपको पूरी टीम चाहिए एक्सपर्ट्स की। प्रैक्टिस में करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। अच्छा ये देखो, ये बन गया है, मैंने आपको बताया था अभी। तो ये अब यहाँ पे लिखो npm स्टार्ट, तो ये पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप आपकी स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एनी क्रिएट रिएक्ट ऐप। देखो ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें हॉट रीलोड है, इसमें सब कुछ है वो जो आपको एक ऐप में चाहिए होता है।
और देखो बिल्कुल एक नई रिएक्ट ऐप तैयार है, यहाँ पे आप कंपोनेंट लिखो, जो आपका दिल करता है आप यहाँ पे लिखो, और कोई क्रिएट रिएक्ट ऐप की जरूरत नहीं, कोई 15 मिनट लगाने की जरूरत नहीं, कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं, तो 1 सेकंड में आपकी ऐप तैयार है। इसमें CSS की सपोर्ट है, इसमें इमेजेस की सपोर्ट है, इसमें स्टैटिक फाइल्स की सपोर्ट है, सब कुछ इसमें मैंने बना कर रखा हुआ है आपके लिए। सही है, तो ये से कहते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो ओपन सोर्स बहुत जरूरी है, तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते रहा करो। सही है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ गिटहब को इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही, अगर आपने इसमें कोई कंट्रीब्यूशन करना है तो उसका तरीका ये होता है कि आप जाओ वापस, और जिस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना है उसको पहले फोर्क करो यहाँ से। सही है, और फोर्क करने के बाद आपने अगला काम क्या करना है कि आपने जहाँ भी चेंजेस करनी है अपना कोड उसमें डालो, और उसके बाद पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दो, मेरे पास वो आ जाएगी कि ये बंदा मेरे कोड में ना कंट्रीब्यूट करना चाहता है। तो अगर तो आपका कोई कोड में गलती ना हुई और बिल्कुल सही हुआ तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा और आपका इसमें कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस तरह कंट्रीब्यूशन होते हैं गिटहब पे, बहुत सिंपल है। हमारा आगे एक इवेंट आ रहा है अक्टूबर फेस्ट पे, इसी मंथ के 11 डेट को, उसमें पूरा मैंने ओपन सोर्स एक्सप्लेन करना है, सब कुछ बताना है कि ओपन सोर्स क्या है, क्यों करना चाहिए और इसके फायदे क्या हैं। गूगल समर ऑफ कोड का बताना है, फेसबुक ओपन सोर्स का बताना है, और माइक्रोसॉफ्ट ओपन सोर्स का बताना है कि कैसे वो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, कैसे आप इनकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। फिर आपको है अक्टूबर फेस्ट का बताना है, आपको 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करवाऊंगा, उसके बाद आपके घर 1 साल बाद ना वो शर्टें वगैरह आएंगी जो मजे की चीज़ें होती हैं, है अक्टूबर फेस्ट वाले भेजते हैं। तो वो इंशाल्लाह 11 को आ रहा है, वो अटेंड करना है, ये भी आपको अतीक बता देगा, उसको लिंक में भेज दूंगा। और किसी का कोई सवाल है, बस लास्ट क्वेश्चन है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी मुझसे पूछ लो। वी हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम उमैर कि आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, आप स्क्रीन के सामने होते होंगे, तो आप अपनी आंख को कैसे प्रोटेक्ट करते हो? यह मेरे पास LED है। सबसे पहले तो LED में तो कोई मसला नहीं होता, जहाँ तक मेरा है ना लाइट एमिटिंग टाइप LEDs के अंदर से वो रेज नहीं निकलती, जो फिर भी मेरा आगे ना वो लगा हुआ है, प्रोटेक्टर लगा हुआ, और मैं मोस्टली, आप यकीन करो कि मैं कंप्यूटर इतना नहीं बैठता जितना आप सोच रहे हो। मैं बैठता था आज से 2 साल पहले जब मैं सब कुछ सीख रहा था, अब तो मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मैं इतना नहीं बैठता। अब बस तब कोई प्रोजेक्ट बनाना है या जब कोई असाइनमेंट करनी है, कोई क्विज करना है तब बैठता हूँ, वरना मोस्टली जो मेरा काम होता है ना वो सारा होता है लैपटॉप पे, और लैपटॉप के आगे वो शीट लगी हुई है चिल। ये अभी डेस्कटॉप है, जहाँ से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये डेस्कटॉप है, और ये 32 इंच की पूरी LED है मेरे सामने। तो मेरा नहीं ख्याल इतना कोई खास फर्क पड़ता है LED, हाँ वो कंप्यूटर मॉनिटर से होता है कि आंखें खराब होती हैं, लेकिन LEDs के साथ इतना कुछ नहीं होता। और कोई क्वेश्चन किसी का इसके अलावा लास्ट? हम अपना लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग रैप अप करते हैं अपना इवेंट। डज एनीवन हैव क्वेश्चन? आई गेस दैट्स इट। बहुत मजा आया साथ, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया सब कुछ। समझ में अभी तक समझ नहीं आता कि तुम सेकंड सेमेस्टर में कैसे हो, लेकिन खैर वो अलग बात है। तो यार यूनिटी जिसने सीखना, यूनिटी सीखना शुरू करो ब्रैकिस के चैनल से, ब्रैकिस पे जाओ, वो मैंने वहाँ सीखा सारा यूनिटी, और मैं खुद अपनी गेम बना रहा हूँ हॉरर गेम, इंशाल्लाह इसी साल रिलीज होगी दिसंबर के अंदर। तो वो भी आपको अतीक को मैं दे दूंगा, आपको लिंक भेजेगा, जरूर खेलना, बड़ी मजे की गेम है, हॉरर गेम है, लेकिन सिंगल लेवल गेम है, उसमें लेवल्स नहीं है, एक ही लेवल है बस, आइलैंड पे गेम बनाई है मैंने वो। अच्छा, तो यूनिटी सीखने के लिए ब्रैकिस के चैनल पे जाओ, उसका पहला प्लेलिस्ट देखो। रीजंस नहीं बताता, मतलब मुझे नहीं समझ आई, रीजन नहीं बताता यार। ओपन GL जो है ना वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ओपन GL तो कस्टम, हाँ आपने अगर खुद बनाना ना, मतलब अगर आपने खुद का कस्टम बनाना है गेम इंजन, तो फिर ओपन GL इस्तेमाल होगा। ओपन GL तो अपना खुद का एक वेब गेटवे, वेब आप ये कह लो कि वेब कह रहा हूँ, ग्राफिक्स गेटवे है ओपन GL। ब्रैकिस मैंने जो यूनिटी सीखा, ब्रैकिस चैनल सीखा मैंने, उसकी जो पहली गेम नहीं है वो बताता है, वो वाइट सारी शीट होती है, रेड कलर का बॉक्स होता है, वो सारा मूव करना, वहां से मैंने स्टार्ट किया था सीखना आज से 1 साल पहले, वहां सीखा। उसके बाद मैं आगे गया FPS गेम्स के ऊपर। तो ये वो एक चैनल है साइटोनिक है, पता नहीं सर का नाम है। फिर मैंने लेवल डिजाइनिंग सीखी कि कैसे दरख्त बनते हैं सारी चीज़ें, और कैसे पहाड़ बनते हैं। फिर मैंने एसेट्स के लिए एक वेबसाइट ढूंढी जहाँ से फ्री एसेट मिल जाते हैं सारे के सारे। तो ये, और उसके बाद फिर मैंने शुरू किया इस तरह, यानी ये पूरा एक प्रोसेस है। और किसी का कोई सवाल इसके अलावा लास्ट? यार मुझे एक साइट का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, CJPL में इस्तेमाल करता था, लेकिन उसमें एक्सेस वो किसी को, CJPL सबसे ज़्यादा पॉपुलर साइट है यूनिटी के एसेट्स के लिए, लेकिन वो एक्सेस नहीं देते। वो आई थिंक साल में या आई थिंक मंथ में, पता नहीं, शायद वो 1 दिन के लिए खोलते हैं साइट अपनी, साइन अप लॉग इन, और तब मेरे कज़न ने मुझे करके दे दिया था, पता नहीं कैसे करके दिया था, तो वो हो गया था। यस, साउंड के लिए तो आप सिंपल है, साउंड इतने इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट ढूंढो जहाँ से साउंड डाउनलोड हो जाए, जेड से कर लो, साउंड डाउनलोड करो, उसको यूनिटी में इंपोर्ट करो, और उसका लॉगरिथमिक से लॉगरिथमिक रख लो, उसका आपने लीनियर रख लो, उसका रोल जितना मर्जी रख लो, जितना मर्जी लंबा कर लो, खींच लो, जो मर्जी करो। यूनिटी तो बहुत मॉड्यूलरिटी देता है आपको ये सारे काम करने के लिए।
मेरे ख्याल से रैप अप कर लेते हैं इवेंट, काफी टाइम हो गया हम लोगों को, बहुत मजा आया, सबको समझ आया, बहुत क्लियर सारी चीजें थी। नेक्स्ट इवेंट डीएचएस सुफा में भी इंशाल्लाह आगे होगा और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी होगा। आप दोनों यूनिवर्सिटीज को जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं डीएससी कम्युनिटी में, dsc.community.dev/यूनिवर्सिटी का नाम लिख लें, यूनिवर्सिटी आ जाएगी। और या मेरे ख्याल से इतना काफी है। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग।